सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 है वैसे हमारा ये PYQ सीरीज़ का। और इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी वैसे तो 5 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें से एक मैंने आपको टिप्स बताई थी CUT PG क्रैक करने का, और एक मैंने आपको लिबर्टी चैप्टर स्टार्ट करा दिया था OP गाबा से, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन PYQs हमने 2021 और 22 के कर लिए थे। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में PYQs का एक लेक्चर 3 है, और इसमें हम आज के लेक्चर में 2023 की PYQs करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो ये आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से हमने पहले 25 क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं क्योंकि वो भी हमारे काम के नहीं है। ठीक है, वो पार्ट ए है, लेकिन जो 26वें क्वेश्चन है हमारे पॉलिटिकल साइंस के, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखो पार्ट बी, पार्ट ए अब आपका कैंसिल हो गया जैसे कि आपको पता होगा, तो वो 25 क्वेश्चन इसलिए हम नहीं कर रहे। तो पार्ट बी का पहला क्वेश्चन हम पढ़े तो ये कि विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ ग्रीन आइडियोलॉजी। ग्रीन आइडियोलॉजी यहाँ पे सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंटलिज्म की बात हो रही है। इन्वायरमेंटलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसकी बात हो रही है, और आपको बताना है इनमें से ग्रीन आइडियोलॉजी या इन्वायरमेंट को क्या चीज़ नहीं दर्शाती। सो ग्रीन आइडियोलॉजी में देखो, इकोलॉजी वर्ड्स तो आपने सुना ही होगा, सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं ना, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, तो ये तो सिनोनिम वाले वर्ड है। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर जिसने इन्वायरमेंटलिज्म का आइडियोलॉजी पढ़ा हुआ होगा, जो कि आपका यूनिट 1 का पार्ट है, जिसमें आप लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, इन्वायरमेंट वगैरह पढ़ते हो ना, इकोलॉजिज्म पढ़ते हो बेसिकली, तो ये उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इकोलॉजिज्म में जो होलिज्म है वो भी ग्रीन आइडियोलॉजी का पार्ट होता है। फ्रॉम बीइंग टू हैविंग ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब होलिज्म का मतलब समझ लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको आए तो आपको पता होना चाहिए। होलिज्म यहाँ पे ये नहीं है कि आप होली खेल रहे हो। ठीक है, होलिज्म इज लाइक, जो अगर आपको एक ट्री को समझना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो पहले आप ट्री की जो रूट्स हैं, ट्रीज के ऊपर अगर कोई फ्रूट्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो आप ये उसके अलग अलग पार्ट्स को समझोगे, और फिर ऐसा होल समझोगे उसको। ये पूरा का पूरा जिसकी जड़ें होती हैं, जिसमें एक ये टहनी होती है, फिर उसके ग्रीन ग्रीन क्या होते हैं, ऊपर से पत्ते होते हैं, फ्रूट्स लगे होते हैं, वो एक ट्री होता है। तो अगर हमें पार्ट्स को समझना है, और फिर पार्ट्स हम छोटे छोटे पार्ट्स को, लेकिन जब सबसे पहले जब आप देखते हो तो इसको क्या बोलते हो, ट्री बोलते हो ना। ये थोड़ी बोलते हैं कि रूट्स है, टहनी है, ये है। तो हमें कोई भी जो चीज़ है एज अ होल समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये ग्रीन आइडियोलॉजी की फिलॉसफी कहती है कि सब आपस में जो है क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को हमें एज अ होल समझना बहुत ज़रूरी है, ना कि इन्वायरमेंट को अगर हम तोड़ तोड़ के समझेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि हमें पेड़ उगाने हैं, क्यों उगाने हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो एज अ होल किसी भी थ्योरी को समझना चाहिए। तो ये ग्रीन आइडियोलॉजी इस बारे में बात करता है। सो आई होप आपको ये 1, 3 एंड 4 जो क्यों है इसका आंसर समझ आ गया होगा। जो गलत है हमें वैसे भी याद नहीं रखना, लेकिन ये 3 पार्ट अभी के अभी यहाँ पे आप याद रख लो। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जो इसका क्योंकि नॉट पूछा था। तो यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल क्या नहीं है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, अगर आपने लेक्चर 2 देखा होगा PYQ सीरीज का, तो बेंथम के बारे में बताया था कि बेंथम जो है यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसका मतलब ही यह होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। अगर यूटिलिटेरियनिज्म का आपका मतलब नहीं पता, तो इसका मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा लोगों का जितना ज़्यादा भला होगा, उस उतना हम इसको मेजॉरिटी देख रहे हैं। मेजॉरिटी यानी कि मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर, मतलब हम यहाँ पे माइनॉरिटी को इग्नोर कर रहे हैं बेसिकली। तो ये यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि एक स्टेट है, स्टेट में जितने ज़्यादा मेजॉरिटी अगर लोग खुश हैं तो पूरा स्टेट खुश है, फिर ये माइनॉरिटी छोटी छोटी है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। जितने ज़्यादा लोग खुश हैं उतना ज़्यादा हैप्पीनेस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा गुड बढ़ेगा। ठीक है, तो यही इसका मतलब होता है। ये 1 और 4 करेक्ट है, नॉट पूछा है। अब स्टेट गवर्नमेंट इज अ नेसेसरी इवल, गवर्नमेंट लिखा हो या फिर स्टेट लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, वैसे तो स्टेट और गवर्नमेंट अलग अलग है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्टेट इज अ नेसेसरीली इवल भी जो है वो यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि अगर हमें गुड चाहिए, मैक्सिमम हैप्पीनेस चाहिए, तो वो स्टेट से ही मिलेगा। तो वैसे वो स्टेट के खिलाफ होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि स्टेट एक नेसेसरी इवल है। ठीक है, कि स्टेट का होना जरूरी है स्टेट इवल, लेकिन जरूरी भी है। तो ये भी यूटिलिटेरियनिज्म का ही एक प्रिंसिपल है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है यहीं के यहीं। ठीक है, तो ये तीनों याद रखने हैं, इसको याद मत रखना। ठीक है, क्योंकि ये गलत है, नॉट अ प्रिंसिपल। तो अगर अगली बार आपको कोई और 4 स्टेटमेंट दे दे, तो एटलीस्ट आपको जो 3 याद होंगी उससे आप चौथी ऑड वन आउट कर लोगे, अगर इसकी जगह कुछ और भी लिखा हो। तो स्टेट एक नेचुरल नेसेसिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट एक नेसेसिटी तो है, पर एक नेसेसिटी ईवल है। ठीक है, तो ये गलत होना था, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा इस केस में।
और मैंने आपको कल के लेक्चर में या पिछले लेक्चर में आएगा जो पीवाईक्यू कराया था जेएस मिल और बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म का डिफरेंस भी समझाया था, और उसको ट्रिक से भी याद कराया था कि जेएस मिल की जो है वो क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म है, क्वालिटी हैप्पीनेस की क्वालिटी की बात करता है, ये क्वांटिटी की बात करता है, प्लेजर और पेन के क्वांटिटी की। वैसे मैंने आपको बेंटेन का जो बेंटेन से याद कराया था कि जो बेंथम है वो बेंटेन, तो 10 क्या है, क्वांटिटी है ना, तो वैसा। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए इसको यूटिलिटेरियनिज्म को हिंदी में हम उपयोगितावाद बोलते हैं, और इसके 4 आपके सामने लिखे हुए हैं। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको हिंदी में दिखाना भूल गई थी, क्वेश्चन नंबर 26, जो हिंदी मीडियम वाले विचारधारा का एक अंग नहीं है। ये हरित विचारधारा मतलब इन्वायरमेंट वाली, इकोलॉजी वाली। तो होलिज्म का हिंदी होता है समग्रवाद, अस्तित्व तक, परिस्थितिकी और साधारणीकर्ता, जिसको सस्टेनेबिलिटी और इकोलॉजी बोलते हो। तो ये 2 इसका आंसर नहीं था। अब आपको बताना है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इनमें से चारों में से कौन सा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है। ठीक है, तो एथेनियन जो डेमोक्रेसी थी या ग्रीस में जो डेमोक्रेसी फॉलो होती थी वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। बोलते हैं ना एथेंस एंड स्पार्टा, आपने पढ़ा होगा ग्रीक का। ठीक है, तो एथेंस, स्पार्टा, तो ये सब आपने पढ़े होंगे, रिपब्लिक। तो ये सारे यहाँ पे क्या फॉलो होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, मतलब जितने लोग हैं वो डायरेक्टली वहाँ जाके वोट कर रहे हैं, वहाँ पे कोई प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वेरएज़ अगर देखें तो फिर आपको अब ये याद होगा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सी है, एथेंस जो है हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब अगली बार अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सी है, तो आपको ये तीनों ऑप्शन भी पता होने चाहिए ना, तो इसको भी यहीं के यहीं याद रख लो कि SAE। ठीक है, ठीक है, ये क्या है आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, सोशल कम्युनिस्ट स्टाइल, एंग्लो अमेरिकन और इजिप्शियन। इजिप्ट, ठीक है, सोशल कम्युनिस्ट और एंग्लो अमेरिकन, ये तीनों आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा दिया, पढ़ सकते हो। ठीक है, अब जो गिल्ड सोशलिस्ट थ्योरी है वो किसके बारे में बात करता है। गिल्ड क्या होता है, एक ग्रुप। ठीक है, अलग अलग चीज़ों से लेके एक गिल्ड बनाना, ग्रुप बनाना। तो ये जो गिल्ड सोशलिस्ट थ्योरी है, सोशलिस्ट आपको पता है समाजवाद। ठीक है, तो ये जो समाज किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये जो गिल्ड है कि किस चीज़ का गिल्ड है, ये है इंडस्ट्रियल का गिल्ड, इंडस्ट्रीज का गिल्ड। तो ये है एडवोकेट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो गिल्ड सोशलिस्ट थ्योरी बात करता है, एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्ट करना, ठीक है, या किसी चीज़ को फेवर करना। तो गिल्ड जो है यहाँ पे गिल्ड सोशलिस्ट थ्योरी किसकी बात करती है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात करती है। तो ये एक रेक्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है, आपको रट लेना है कि गिल्ड सोशलिस्ट थ्योरी किसकी बात करती है, तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो गिल्ड में ऐसे मान लो, ये जो गिल्ड है ना, एल वर्ड आ रहा है, एल मतलब ये जो एल है, इतना बड़ा एल, ये क्या है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए है। ठीक है, तो मैंने आपको इसको ट्रिक थोड़ा बता दिया कि इसको इमेजिनेशन करके कि गिल्ड में जो एल है, एल क्या है, इंडस्ट्रीज का एल है। ठीक है, ये हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है, समाजवादी सिद्धांत किसका पारोकारी करता है, और ये आपके सामने लिखा हुआ है हिंदी में, इसका आंसर था औद्योगिक लोकतंत्र। तो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में एक मैगजीन शुरू की थी, आपको उस मैगजीन का नाम बताना है। अब साउथ अफ्रीका में शुरू किया तो कोई उसका नाम, मैगजीन का नाम इंग्लिश में ही होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लोगों को तो हिंदी समझ नहीं आती ना, तो इसमें से यंग इंडिया या इंडियन ओपिनियन में से कोई होगी। ठीक है, अब इसको बस याद कर लो कि जो इंडियन ओपिनियन है, ठीक है, वो महात्मा गांधी की मैगजीन का नाम है इंडियन ओपिनियन, क्योंकि महात्मा गांधी इंडियन थे ना, महात्मा गांधी इंडियन थे, तो उन्होंने लिखी इंडियन ओपिनियन। तो ये आपको इससे ऐसे ट्रिक से याद हो जाएगा। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ लेते हैं, ये जो यंग इंडिया है कोई मैगजीन नहीं है, एक तो जनरल था पहली बात, और ये जो जनरल था इसके फाउंडर लाला लाजपत राय थे। ठीक है, ना कि महात्मा गांधी। लेकिन फिर ये महात्मा गांधी वाले क्वेश्चन में क्यों लिखा है, क्योंकि यंग इंडिया के जो एडिटर थे वो महात्मा गांधी थे। ठीक है, शुरुआत इसकी लाला लाजपत राय ने की थी, और ये जनरल था, मैगजीन नहीं था, तो ये कहीं से आंसर नहीं हो सकता था। इंडियन ओपिनियन इज द राइट आंसर। और एक और कन्फ्यूजन ना हो, आपको बता दूं, यंग इंडिया जो है एक न्यूज़पेपर का भी नाम है, जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। B.R. अम्बेडकर ऐसे कौन से 2 लोग हैं जो, या फिर 2 ग्रुप हैं जो कि बोलते थे कि, और वो क्रिटिसाइज करते थे कि ऐसे कौन से 2 ग्रुप हैं जो सोशल रिफॉर्म्स में नहीं मानते, जो सामाजिक सुधार चाहते ही नहीं है, क्रिटिक है, ठीक है, सामाजिक सुधार के। तो ये सामाजिक सुधार के खिलाफ कौन है, ऐसा B.R. अम्बेडकर 2 लोगों को बता रहे हैं, 2 लोगों यानी कि 2 ग्रुप को बता रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स एंड सोशलिस्ट। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स है और सोशलिस्ट है वो किसके खिलाफ है, वो सोशल रिफॉर्म, वो सामाजिक समाज में क्या नहीं लाना चाहते, रिफॉर्म्स नहीं लाना चाहते। ठीक है, एक बार मैं आपको हिंदी में भी दिखा देती हूँ। इनमें से B.R. अम्बेडकर ने किन 2 लोगों का, 2 मतलब ग्रुप को ऐसा बोला था कि सामाजिक सुधार के खिलाफ है। तो इसका जो राइट आंसर था वो राजनीतिक सुधारक और समाजवादी जो है, ये 2 लोगों को B.R. अम्बेडकर बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो अगर अगली बार हो सकता है ये ना पूछा जाए कि सोशल रिफॉर्म के कौन खिलाफ है, अगली बार ये पूछ लिया जाए कि अम्बेडकर जो है कौन से 2 ग्रुप्स के को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, सामाजिक सुधार वर्ड ही ना आए, फिर क्या करोगे। तो ये याद कर लो कि इन 2 ग्रुप्स को अम्बेडकर जी क्रिटिसाइज करते थे। इनमें से ऐसी कौन सी रीजनल पार्टी है जो रीजनल एथनिक करेक्टर में नहीं मानती। ठीक है,
कि उसमें कोई एथनिसिटी की बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं है, रीजनल के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं है। जैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आम आदमी पार्टी दिल्ली की, क्योंकि रीजनल पार्टी है ही नहीं पहली बात। ठीक है, तो ये रीजनल पार्टी तो नहीं है, ये तो आपका सेंट्रल पार्टी है, तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी फिर 3 नाम ये आप याद रख लो। टीडीपी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। एजीपी मतलब असोम गण परिषद असम की। और फिर द्रविडियन मुनेत्र कज़गम तमिलनाडु की। ये सारी रीजनल पार्टीज है और ये सारी एथनिसिटी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये अगली बार हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना पूछ के आपसे पूछ ले कि ये 4 पार्टीज हैं, इनमें से बताओ कौन सी एथनिक पार्टीज हैं, और ऑप्शन दे दे A B C C B, ऐसे करके ऑप्शन दे दे। तो क्या करोगे? तो इन तीनों का नाम यहीं के यहीं रट लो अच्छे से कि कौन कौन सी हैं जो कि एथनिक करेक्टर है जिनका। या आपका हिंदी में क्षेत्रीय संजातीय अभिलक्षण नहीं है। ठीक है, तो मैं हिंदी थोड़ा सा वीक है मतलब, सो आप इसका अपना जो, अगर मैंने अनुवाद कह रही हूँ, सॉरी मैंने प्रोनाउंसिएशन अगर गलत कर हो तो सॉरी। ठीक है, दिल्ली में आप पार्टी, आम आदमी पार्टी। इनमें से कौन सी ऐसा एक्टर है जो ऑफिशियल एक्टर नहीं है पब्लिक पॉलिसी? जो पब्लिक पॉलिसी में इतना उसका बढ़ चढ़ के रोल नहीं होता, बाकी 3 एक्टर्स का ज़्यादा ऑफिशियल रोल होता है। तो इसमें क्या नहीं होगा, आप वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो आपके एनटीए ने भी दिया है वो है पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है इलेक्शन लड़ना, ठीक है, और हमारे बजट वगैरह बनाने में हेल्प करना पब्लिक पॉलिसी में, लेकिन ये ऑफिशियल एक्टर नहीं है। ऑफिशियली तो पब्लिक पॉलिसी का जो ऑफिशियल एक्टर है इन तीनों को माना जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर को, जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, तो इन तीनों को हम ऑफिशियल एक्टर मानते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि पब्लिक पॉलिटिकल पार्टीज का कोई रोल नहीं होता, पब्लिक पॉलिसी में होता है, लेकिन ऑफिशियल एक्टर्स को जो माना गया है वो ये 3 है। ठीक है, तो इन तीनों का नाम याद रख लो अगली बार के लिए अगर आए तो आपको ये तीनों पता होने चाहिए कि कौन कौन है। JE और E, जय। ठीक है, तो जय में आ जाएगा ऑफिशियल एक्टर, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटिव। ये आपका हिंदी में सार्वजनिक नीति किस लिए नहीं है, यहाँ पे आपका आ जाएगा राजनीतिक पार्टियां, और बाकी आपके जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रशासक। ठीक है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर जिसको हम बोलते हैं, ये तीनों आपके कौन से एक्टर्स हैं? ये ऑफिशियल एक्टर्स हैं, आधिकारिक करता है किसके? सार्वजनिक नीति के। इनमें से कौन से पॉलिटिकल थिंकर ऐसे हैं, ठीक है, स्कॉलर हैं, जिन्होंने बताया था कि शिफ्ट फ्रॉम इंटरवेंशनिस्ट टू अ रेगुलेटरी स्टेट। ठीक है, कि हमें ऐसा स्टेट नहीं चाहिए कि जो इंटरवेंशनिस्ट हो। इंटरवेंशनिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा स्टेट जो हर काम में दखल अंदाजी करता रहे। नहीं, ऐसा स्टेट नहीं चाहिए हमें, एक ऐसा स्टेट चाहिए जो कि रेगुलेटरी हो, मतलब जिसपे हम थोड़ा बहुत लिमिटेशन लगा सके। एक ऐसा राज्य हो कि वो ज़्यादा हमारे काम धाम में मतलब इंटरफेयर ना करे। ठीक है, बस वेलफेयर के लिए थोड़ी बहुत पॉलिसीज बना दे। तो जो स्टेट है, स्टेट पे रेगुलेशंस होने चाहिए। मतलब ये बात कर रहा है कोई इनमें से कोई ऐसा पर्सन है जो लिमिटेड स्टेट की बात कर रहा है, लिमिटेड रोल ऑफ स्टेट की बात कर रहा है। वो नहीं चाहता कि जो स्टेट है बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करे, इंटरवेंशनिस्ट हो। ठीक है, तो ये शिफ्ट को बताते हैं, ये इंडिया में स्पेशली। ठीक है, कि इंडिया में एक शिफ्ट आया था कि पहले जो स्टेट था हद से ज़्यादा इंटरवेंशनिस्ट हुआ करता था, और फिर बाद में जो इंडिया में जो स्टेट था वो रेगुलेटरी स्टेट हो गया। अब स्टेट पे भी थोड़ी बहुत पाबंदियां लग गई है और स्टेट का रोल लिमिटेड हो गया। ये एक शिफ्ट आया था एक इंडिया में ऐसा। तो एक कौन बात कर रहा है इन चारों में से? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की मैंने एक पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की प्लेलिस्ट है, उस पर एक अलग से वीडियो बना रखा है। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लेकिन उसमें आपका ये सारे जो थिंकर्स है, रजनी कोठारी, पार्था चटर्जी, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, इन तीनों के सारी जीवनी से लेकर सारी किताबें सब कुछ ट्रिक से याद हो जाएगा। एक बार वो वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट ही देख लेना चाहे पूरी। ये हिंदी मीडियम वाले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके आपको समझ आ जाएगा। फिर आपसे आपसे पूछा है कि आईसीजे का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो आईसीजे का हेडक्वार्टर बहुत ईजी है, द हेग में है। हेग कहाँ है भाई? नीदरलैंड्स में। ठीक है, तो अगर हो सकता है कि अगली बार हेग ना दे रखा हो, नीदरलैंड्स दे रखा हो, तब भी सही आंसर होगा हेग, नीदरलैंड्स में जस्टिस का हेडक्वार्टर है। तो आप इसको याद कैसे रख सकते हो कि आपको जस्टिस कहाँ मिलेगा? अगर आपको जस्टिस चाहिए तो आपको एक लैंड में जाना पड़ेगा। एक लैंड है जो कि है नीदरलैंड, वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा, और वहाँ पे जाके आपको जब जस्टिस मिल जाएगा तो आप हग करते हो ना एक दूसरे को कि यार खुशी के मारे जब जस्टिस मिल जाता है, न्याय मिल जाता है। तो आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा कि लास्ट में जब जो जज उनके फेवर में फैसला सुनाते हैं तो सब एक दूसरे को हग करते हैं। ठीक है, तो वैसा आप इससे थोड़ा सा ट्रिक से कहानी से याद रख सकते हो कि हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है अगर जिसने ये अमेंडमेंट पढ़ा होगा तो। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 6 साल बढ़ा दिया। पहले 5 साल होता है, वैसे भी अभी भी 5 साल होता है, लेकिन एक अमेंडमेंट ऐसा हुआ था जिसमें लोकसभा का जो कार्यकाल था 5 साल
ना देकर 6 साल कर दिया गया था। ठीक है, ऑल्दो फिर उसके बाद 44th अमेंडमेंट आता है और ये 6 साल से फिर से हम 5 साल कर देते हैं इसको। तो इससे कौन सा अमेंडमेंट होगा? तो इसका आंसर होगा 42nd अमेंडमेट। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट आपको याद होगा, इमरजेंसी के टाइम पे 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, और क्योंकि उसको ये मतलब डर था कि मेरी सत्ता मेरे से छीन जाएगी, तो उसने क्या किया, जानबूझ के इंदिरा गांधी ने 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया कार्यकाल, और अमेंडमेंट लिया 42nd अमेंडमेंट। वैसे बहुत सारा इस अमेंडमेंट में तो सब कुछ पढ़ने जैसा है। 42nd अमेंडमेंट तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, जितने भी इसके पॉइंट्स हैं सारे पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो मैं आपको एक अलग से अमेंडमेंट वाला वीडियोस तो मैंने ऑलरेडी एक करा दिया है, और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वैसे आपको मेरी पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, पॉलिटी विद ट्रिक्स करके एक प्लेलिस्ट है। वैसे वो WPT विद ट्रिक्स करके भी है, IPT विद ट्रिक्स करके भी है, तो उसमें भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा, अमेंडमेंट देख लेना एक बार। ठीक है, और वैसे अगर मैं कोशिश करूंगी कि, और अगर मैंने जो उस वीडियो में नहीं कराया क्योंकि वो बहुत शॉर्ट वीडियो है, तो इसका एक लॉन्ग वीडियोस भी आ जाएगा, तो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो मैं आपको अलग से वीडियो में भी करा सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको इसको याद कैसे कर सकते हो कि 6 साल कर दिया। देखो 4+2 कितना होता है? 4+2 होता है आपका 6, तो 6 ईयर्स कर दिया था इसमें ही। ठीक है, वैसे अगर इसको 4+3 करो, 4+4 कर लो, 4+1 करो, तो 6 नहीं बनेगा, राइट? लेकिन यही है जो 6 बन रहा है, और ये 6 साल ही लोकसभा का कर दिया था, तो ये ट्रिक भी हो गई याद करने की। और ये 76 में हुआ था, 42nd अमेंडमेंट भी 76 में हुआ था, तो इसके नाम में भी 6 आ रहा है, बस खत्म। तो जब ज्वाइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, तो हु प्रिसाइड्स ओवर द सेशन? तो ज्वाइंट सेशन का जो हेड होता है, मतलब उसका जो प्रिसाइड कौन करता है? ठीक है, प्रेसिडेंट। क्या इस क्वेश्चन से देखो 2 क्वेश्चन हमें याद हो जाएंगे। पहला, अगर आपसे अगली बार पूछ लिया जाए कि ज्वाइंट सेशन जो है पार्लियामेंट का, वो एड्रेस कौन करता है, तो एड्रेस करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर पूछ लिया जाए प्रिसाइड्स कौन करता है, प्रिसाइड्स मतलब ये नहीं है कि प्रिसाइड मतलब प्रेसिडेंट, प्रिसाइड का मतलब कि उसका हेड कौन होगा, उसको चेयर कौन करेगा। ठीक है, उस सेशन को, ज्वाइंट सेशन को। तो ज्वाइंट सेशन होता कब है, पहले ये बताओ। जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई मुद्दा चल रहा है, और उसके बीच में क्या हो गया, डेडलॉक क्रिएट हो गया है, कि मतलब कोई किसी हम नतीजे पे पहुंच ही नहीं पा रहे, कोई कंक्लूजन आ ही नहीं रहा। ठीक है, आप इसने वोट दिए, इसने भी 50% वोट दे दिए, इसमें भी 50% वोट दे दिए, टाई हो गया है। टाई के केस में या कुछ सिचुएशन में, डेडलॉक के केस में जब सिचुएशन आ जाती है कि किसी डिसीजन में आप नहीं पहुंच पाते, तो ज्वाइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, या ज्वाइंट सिटिंग बिठाई जाती है। उसमें जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं आपके, या जो जो प्रिसाइड करते हैं उस सेशन को, वो ऑब्वियसली लोकसभा और राज्यसभा में से पावरफुल कौन है? लोकसभा और राज्यसभा में से पावरफुल है लोकसभा। तो ऑब्वियसली जो लोकसभा का स्पीकर होगा वही इसको, सेशन को चेयर करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। तो इसी क्वेश्चन से हमें 3 टॉपिक हो गए। एक तो हमें ये पता चल गया ज्वाइंट सेशन होता क्यों है, एक पता चल गया कि एड्रेस कौन करता है ज्वाइंट सेशन को, और एक पता चल गया कि प्रिसाइड कौन करता है। ये हिंदी मीडियम वाले, आप हिंदी में क्वेश्चंस देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से ऐसा कौन सा टैक्स है सॉरी, जो यूनियन लिस्ट के अंडर नहीं आता। टैक्स को आप हिंदी में बोलते हो कर। ठीक है, तो कौन सा टैक्स नहीं आता? तो इससे देखो, इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल जाएगा कौन सा नहीं आता, और बाकी 3 हमें याद हो जाएंगे। तो जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है। हमारी 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट जिसको हम सेंट्रल लिस्ट भी बोल सकते हो, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, जो यूनियन लिस्ट है वो सेंटर कंट्रोल करता है, स्टेट लिस्ट सेंटर करती है, और स्टेट लिस्ट को स्टेट कंट्रोल करता है, वो पर्टिकुलर स्टेट, और कॉन्करेंट लिस्ट को दोनों कंट्रोल करते हैं। ये आपको पता है कौन से स्केड्यूल में आता है, 7th स्केड्यूल का पार्ट है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो हमारे 12 स्केड्यूल है, उसमें 7वें स्केड्यूल में ये सिस्टम दे रखा है। तो इसी क्वेश्चन से हमें 2 चीज़ें याद हो गई कि एक 7th स्केड्यूल है, 3 लिस्ट होती हैं, और इस लिस्ट के अंदर कौन कौन किसको कंट्रोल करता है, प्लस इस क्वेश्चन से हमें 3 सब्जेक्ट्स को याद कर लेना है यहीं के। एक कॉर्पोरेशन टैक्स जो है यूनियन लिस्ट का पार्ट है, कैपिटेशन टैक्स जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, कैपिटेशन वाला। ठीक है, अभी कैपिटेशन टैक्स क्या होता है वो भी समझेंगे। देन टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो ऐसे इनकम, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी जो इनकम है उस पर भी यूनियन लिस्ट ही टैक्स लगाता है, तो ये भी यूनियन लिस्ट का पार्ट है। और ऐसे टैक्सेस जो कि कंपनीज के कैपिटल पे लगाए जाते हैं, कैपिटल यानी कि आपका पूंजी, पूंजी नहीं सॉरी, आपका पैसा वगैरह। ठीक है, जो आपकी इनकम हो गया, करेंसी हो गई, वेल्थ हो गया, जो भी आपका कैपिटल, जिसका भी आपका जो साधन है, तो जो कंपनीज की, जो कंपनी कमाई करती है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो भी यूनियन लिस्ट का ही पार्ट होता है। तब यहाँ से आप 3 चीज़ें याद कर लो कि कौन कौन से टैक्स यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। तो कॉर्पोरेशन टैक्स अगली बार हो सकता है ना कि इसी क्वेश्चन से एक नया क्वेश्चन बना दे और उसमें आपको यहाँ पे स्टेट लिस्ट लिख दे गलती से,
कि इनमें से बताओ कौन सा स्टेट लिस्ट में नहीं आता। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऐसे ही ऑप्शन दे दें तो ये आप बता सकते हो कि स्टेट लिस्ट में आपको पता होगा कि कैपिटेशन टैक्स तो आता है स्टेट लिस्ट में, बाकी 3 नहीं आते। तो ABCD ऐसे करके जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं वो उसमें आप कर पाओगे इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, कैपिटेशन टैक्स क्या होता है? कैपिटेशन टैक्स का सिंपल सा मतलब है कि आप उस पर्सन की ना इनकम देख रहे हो ना वेल्थ देख रहे हो, ये एक इंडिविजुअल पे टैक्स लगाया जाता है और ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि स्टेट लगाती है। फिर वो उस टाइम पे ये नहीं देखती उसकी इनकम क्या है, वेल्थ क्या है, या उसके पास कितने एसेट है क्या, वो सब पे इक्वल टैक्स लगा देती है। तो इसलिए हम बोलते हैं ये जो लो इनकम अर्नर्स होते हैं जिनकी बेचारों की इनकम कम है, उन पे पूरा का पूरा बर्डन शिफ्ट हो जाता है कैपिटेशन टैक्स की वजह से। तो ये 2 जो है स्टेट लिस्ट का पार्ट है। इसको रट लो कैसे भी करके, जो कैपिटल है वो स्टेट लिस्ट है। कैपिटल क्या है कि ऐसे मान लो हर स्टेट की एक कैपिटल होती है। वैसे तो एक कंट्री की कैपिटल होती है, लेकिन हर स्टेट की अपनी क्या होती है, कैपिटल होती है। तो कैपिटेशन टैक्स जो हो गया वो स्टेट का हो गया। ठीक है, हर स्टेट की कैपिटल भी होती है ना, तो स्टेट का क्या हो गया, जो स्टेट है, ठीक है, कंट्री की कैपिटल जैसे हमारी इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, वैसे हर स्टेट की अपनी अपनी कैपिटल होती है। ठीक है, तो फिर हम याद कर सकते हैं कि जो स्टेट का क्या होती है, कैपिटल होती है। तो कैपिटेशन टैक्स किसका हो गया, स्टेट लिस्ट का हो गया। तो एक ट्रिक हो गई याद करने की। और बाकी जो टैक्स बचे इन तीनों को आप याद कर लो कि कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट करना, ठीक है, कंपनीज, जो कंपनीज होती है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में ही तो काम करती हैं, तो कंपनीज वाला, कॉर्पोरेट सेक्टर वाला, और इनकम, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के। अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट आते हैं। तो आपको ये, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। देखते हैं सबसे अच्छा बच्चा कौन है जो अच्छा सीरियसली लेक्चर पढ़ रहा है और जिसको CUT PG सच्ची में क्लियर करना है। तो आप कमेंट करोगे कॉन्करेंट लिस्ट के 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है, कौन से हैं। वैसे ही आपको बताना है यूनियन लिस्ट और सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में सारे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, पर हमें सारे नहीं पढ़ने, लेकिन हाँ इसका काउंट याद रख लेना कि स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं और यूनियन लिस्ट में कितने हैं। सो देखो यहाँ पे यूनियन लिस्ट में पहले 97 सब्जेक्ट्स थे। जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो 97 थे। अब कितने हो गए हैं, अब 100 हो गए हैं, 3 ऐड हो गए हैं। ठीक है, वैसे ही स्टेट लिस्ट में पहले 66 सब्जेक्ट्स थे, अब कितने हो गए हैं, 61 हो गए हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में जो पहले जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 47 थे। ठीक है, अब कितने हो गए हैं, 52 हो गए हैं। अब ये 47 से 52 के बीच में जो 5 का ये जो सफ़र है, इसमें 5 कौन से नए सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो आपको याद करना है और कमेंट में डालना है। और इसके अलावा जैसे ये 3 थे, यहाँ से आपके फिर 5 कम हो गए। ठीक है, यहाँ पे 3 बढ़ गए, तो ये देख लो कि कौन से 3 बढ़े, यहाँ पे 5 कौन से कम हुए। ठीक है, और यहाँ पे 47 से 52 कौन से 5 ऐड हुए। और सबसे ज़रूरी है कॉन्करेंट लिस्ट वाला ये, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये 5 सब्जेक्ट्स ऐड हुए थे, इसलिए हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे वेट्स एंड मेजर्स है आपका, ठीक है, एक तो मैंने बता दिया, चलो, और बाकी आप अपने कमेंट में बताना। ठीक है, इन्वायरमेंट वगैरह भी है जैसे। तो ये आपका हो गया होमवर्क आज का। और ये आपके ओरिजिनल वाले भी याद रखना है कि पहले कितने थे और अब कितने हो गए, ये भी याद रखना है, दोनों ही याद रखना है। क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन, मैंने ऐसे देखे भी हुए हैं एंट्रेंस एग्जाम में, कि ओरिजिनली यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स थे, और कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि करंटली यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल और करंट अगर वर्ड नहीं देखेंगे और ऐसे ही कर देंगे तो फिर हम गलत आप आंसर मार्क करके आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद करो कि सेंटर के 100 साल पूरे हो गए भाई। ठीक है, तो 100, और यहाँ पे स्टेट को जो है 66 था। स्टेट के पास वाले 2 छक्के थे, छक्के इन द सेंस जो क्रिकेट में छक्के मारते हैं ना, 2 छक्के थे। लेकिन अब फिर बाद में क्या हुआ, इसका डिमोशन हो गया और यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ रहा संघ सूची, जिसको हम बोलते हैं। संघ सूची में क्या नहीं आता, कौन सा टैक्स नहीं आता, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कैपिटेशन टैक्स इंडिविजुअल पे लगता है, तो प्रति व्यक्ति पर इसका हिंदी लिखा हुआ है। कंपनी की पूंजी पर कर, कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर, निगम कर, जिसको हम कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। तो ये आपके हिंदी में हो गया। सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की जो हिस्ट्री है, हमारे संसद की जो इतिहास है, उसमें कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है उसको सेंसर्ड कर दिया गया हो। सेंसर्ड का मतलब आपका क्या होता है, निंदा करना। ठीक है, तो निंदा की गई थी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। तो एक कब हुआ है, ये एक ही बारी ऐसा हुआ है। कब हुआ था, इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था। ठीक है, इमरजेंसी कब तक की थी आपकी, जून 1975 से लेकर मार्च 1977 तक ये इमरजेंसी चली थी। तो इस पीरियड में पहली बार और आखिरी बार ऐसा हुआ था कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की निंदा की गई थी बाय अपोजिशन। क्यों की गई थी, क्योंकि जो प्रेस की फ्रीडम थी वो छीन ली गई थी, प्रेस को अपनी मर्जी से कुछ भी छापने का अधिकार छीन लिया गया था। ठीक है, और इसी टाइम पे फिरोज गांधी एक्ट भी पास हुआ था। फिरोज गांधी एक्ट का ही दूसरा नाम क्या है आपका, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एक्ट, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एक्ट।
ठीक है, तो ये पास हुआ था और इसमें प्रेस वगैरह की फ्रीडम छीन ली गई थी, पब्लिश नहीं कर सकते थे वो अपनी मर्जी से। अपोजिशन ने इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। तो इमरजेंसी के टाइम पे पहली बार ऐसा हुआ था कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को सेंसर्ड किया गया हो, निंदा की गई हो। एक आपने सुना होगा ना, सेंसर मोशन भी पास किया जाता है। सेंसर मोशन तो आपका जब पार्लियामेंट में पास किया जाता है किसी मिनिस्टर को ऊपर या किसी पॉलिसी को लेकर, किस पॉलिसी की निंदा की जाती है, तो वो सेंसर मोशन अलग होता है, ये अलग है। ठीक है, ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पहला डिलिमिटेशन हुआ था वो किसके अंडर हुआ था, किस ऑफिस के अंडर हुआ था। ऑफिस यानी कि पोस्ट की यहाँ बात हो रही है। तो प्रेसिडेंट के अंदर हुआ था पहला डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन क्या होता है, जब पार्लियामेंट डिसाइड किया जाता है कि किस स्टेट को कितनी सीट मिलेगी पार्लियामेंट में उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है उस स्टेट की तो ज़्यादा सीटें मिलती है, जैसे यूपी को सबसे ज़्यादा सीट मिलती है हमेशा। ठीक है, अगर उस स्टेट की पॉपुलेशन कम है, जैसे असम वगैरह नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की, तो उसको, या गोवा की स्पेशली, तो उसको, दिल्ली की भी एक सीट होती है तो उसको कम मिलती है। ठीक है, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पे पार्लियामेंट में सीट्स डिसाइड की जाती है, इसी को हम डिलिमिटेशन बोलते हैं। तो जो पहला डिलिमिटेशन हुआ था जब सीट्स डिसाइड की जा रही थी, वो किसके अंडर हुआ था, तो प्रेसिडेंट ने उसको हेड किया था उस चीज़ को। ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है डिलिमिटेशन का हिंदी अनुवाद, परिसीमन किसने पद पे डैश के अंतर्गत किया गया था। यहाँ पे डैश वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसके अंदर 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 कह रही हूँ अंतर्गत किया गया था, सॉरी, राष्ट्रपति। अब आपको बताने कि जॉन रॉल्स की जस्टिस के ऊपर एक किताब लिखी थी जॉन रॉल्स ने। इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी लिखी थी। देखो, थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की बुक है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म जॉन रॉल्स की बुक है, लॉज ऑफ द पीपल जॉन रॉल्स की बुक है, सोशल जस्टिस इन लिबरल स्टेट ब्रूस एकरमैन की है। ठीक है, तो अगली बार हो सकता है कि ये वाली जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बुक्स आती है ना, वो तो सारी पता ही होनी चाहिए। अगली बार ये पूछ लिया कि सोशल जस्टिस लिबरल स्टेट किसकी है और आपको ये नहीं पता होगा, आपने पीवाई को अच्छे से नहीं किए होंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, अब पूछा गया इंटरनेशनल रिलेशंस में कौन सी थी जस्टिस के ऊपर, जिसमें सारी कंट्रीज, ये जो जॉनरल से कुछ बुक्स जो लिखी वो अपने कंट्री स्पेसिफिक लिखी थी। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट उनका एक पर्टिकुलर कंट्री का था। ठीक है, कुछ कंट्रीज को लेकर, लेकिन आईआर में जो लिखी अपने सबको लेकर, मतलब इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को लेकर, तो वो बुक का नाम था आपका लॉज ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये बुक, ये भी जॉन रॉल्स की बुक है और यही इसका करेक्ट आंसर है वैसे ये तीनों जॉन रॉल्स की, लेकिन आईआर के कंटेक्स्ट में पूछा जाए तो लॉज ऑफ पीपल, लॉ ऑफ पीपल्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, बाकी ये दोनों बुक भी याद रखनी है कि ये जॉन रॉल्स की है। तो इसी बुक को यहाँ रट लो, थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स, पॉलिटिकल लिबरलिज्म जॉन रॉल्स, लॉ ऑफ पीपल जॉन रॉल्स, सोशल जस्टिस इन लिबरल स्टेट ब्रूस एकरमैन। ठीक है, अब इसको जब से अगर आपको कोई देखो ट्रिक नहीं मिलती ना, जैसे हर चीज़ की तो हम ट्रिक नहीं बना सकते, जैसे अब इसकी कोई ट्रिक नहीं है इसको बुक्स को याद करने की, तो उसको आप क्या करा करो, आपके पास बेस्ट आइडिया होता है कि लिख लिया करो हैंड रिटन। ऐसे नहीं कि आपको कोई नोट्स बना लेने हैं या फिर आपका जो नोटपैड होता है ना मोबाइल का, उसमें नहीं, उसमें नहीं लिखना, क्योंकि आपको अंगूठे से जो टाइप किया हुआ होता है वो याद नहीं रहता, लेकिन आपने जो हाथों से लिखा हुआ है किसी कहीं पे भी लिखा हो, ठीक है, नोटबुक में छोटी सी नोटबुक बनाओ, वहाँ लिखो और आपको एक तो याद हो जाएगा लिखते लिखते, फिर आप उसको रोज़ अपनी नोटबुक आपके सामने पड़ी होगी, आप उसको रटोगे तो पेपर से पहले पहले आपको सारी बुक्स याद हो जाएंगी। जिसकी ट्रिक बनेगी हम ट्रिक से भी याद कर लेंगे। तो प्लेटो ने थ्योरी ऑफ मैन एंड मेटल्स दी थी, पहले तो यही एक कॉन्सेप्ट याद हो गया। अगली बार अगर पूछ ले कि थ्योरी ऑफ मैन या थ्योरी ऑफ मेटल्स किसने दी है, वैसे तो मैन तो नहीं पढ़ा मैंने, थ्योरी ऑफ मेटल्स होता है मेन थ्योरी, तो ये किसने दी है, तो ये पूछ लिया मान लो, तो आपको याद होना चाहिए और याद हो जाओ अभी के अभी, प्लेटो ने दी है। प्लेटो से एक वर्ड याद आता है ना, प्लेटिनम, प्लेटो, प्लेटिनम, प्लेटिनम भी एक मेटल होता है ना, तो ऐसे याद कर लो, जैसे गोल्ड मेटल है, ब्रॉन्ज मेटल है, सिल्वर मेटल है, आयरन मेटल है, प्लेटिनम भी तो मेटल ही होता है, तो मेटल वाली थ्योरी किसने दी, प्लेटो ने। ऐसे प्लेटो से प्लेटिनम, और ये इसका थ्योरी हमने ट्रिक से याद कर लिया। अब उसने इस थ्योरी में क्या क्या चीज़ें बताई हैं, तो उसने बोला कि जो रूलर्स है वो कौन से मेटल को दर्शाता है, तो रूलर्स तो सबसे ऊपर होते हैं, फिर उसके नीचे वर्कर्स, वर्किंग क्लास, आपके सोल्जर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, सोल्जर्स के नीचे आपके आर्टिशियन क्लास है जो प्लेटो ने बताया था, जो बाकी वर्किंग क्लास वगैरह में आएगी, यहाँ पे सोल्जर्स आएंगे, यहाँ पे रूलर्स आएंगे, रूलर में आपका फिलोसोफर किंग आएगा। अब इसमें से देखो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज में से सबसे ज़्यादा क्या होता है इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे, तो गोल्ड होता है, राइट। तो गोल्ड ऑब्वियसली किसके लिए यूज़ हुआ होगा, रूलर के लिए। अगर कॉमन सेंस भी लगाओ तो, अगर आपने नहीं भी पढ़ी फिर भी थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हो कि रूलर सबसे ऊपर था तो उसके लिए गोल्ड यूज़ हुआ होगा। ठीक है, अब सिल्वर किसके लिए यूज़ किया होगा, सोल्जर क्लास के लिए। ठीक है, और ब्रॉन्ज किसके लिए यूज़ किया होगा, आर्टिशियन क्लास के लिए, जो थर्ड लेवल की जो क्लास उन्होंने बताई। तो ये आयरन जैसे तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो ये आपके 3 क्लास और 3 मेटल्स, और कौन सा, अब जैसे इस बार रूलर पूछा है, अगली बार पूछ लिया सोल्जर क्लास का बताओ, तो सोल्जर क्लास का आपको पता होना चाहिए। उससे बाद अगर पूछ लिया आर्टिशियन का बताओ तो ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये 3 मेटल्स थे, 3 मेटल, हर मेटल एक अलग लेवल को दर्शाता है, और ये प्लेटो की थ्योरी है।
ये आप हिंदी में भी यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स, उन्होंने लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स एक थ्योरी दी थी। उसमें आपको बताना है कि क्या इसका पार्ट नहीं है। नेगेशन, उसने 3 टाइप बताए थे डायलेक्टिक्स के, कि 3 टाइप्स होते हैं डायलेक्टिक्स के, ठीक है। तो ये आपको रटने वाला ही क्वेश्चन है। एक तो नेगेशन ऑफ नेगेशन पहला टाइप है, सही है, ठीक है। दूसरा टाइप आपका ये है, इंक्रीज इन क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटेटिव चेंज, कि जैसे जैसे क्वांटिटी बदल पड़ती है तो क्वालिटेटिव चेंज आता है। देन यूनिटी और स्ट्रगल ऑफ अपोजिट्स। ये आपके 3 रटने वाले हैं, कि 3 प्रिंसिपल्स आपको रट लेने हैं। और जो गलत वाला था वो ये कि क्वालिटी इंक्रीज होती है, उसकी वजह से क्वांटिटी इंक्रीज होती है, तो ये गलत था। पहले क्वांटिटी इंक्रीज होती है, फिर क्वालिटी इंक्रीज होती है। तो ये तो गलत वाला तो वैसे भी याद नहीं रखना, तो इसको तो भूल ही जाओ। इन तीनों को याद रखो, ठीक है। कि अगली बार पूछ ले कि लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स के 3 प्रिंसिपल्स बताओ या ऑड वन आउट करो, तो आपको ये 3 प्रिंसिपल्स याद होने चाहिए। नेगेशन ऑफ नेगेशन, इंक्रीज इन क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी, तो क्वांटिटी पहले फिर क्वालिटी, ठीक है। फिर यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ अपोजिट्स, अपोजिशन भी वाला, अपोजिट्स ऑफ अपोजिट्स भी लिखा हुआ आ सकता है, या यूनिटी ऑफ अपोजिट्स भी लिखा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रगल वर्ड लिखा हो, देखिए यूनिटी ऑफ अपोजिट्स लिखा हो तब भी सही है। अब ये कार्ल मार्क्स का लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स क्या है क्या नहीं, ये आपका WPT की प्लेलिस्ट है मेरी, कार्ल मार्क्स पे बहुत बड़ा एक अच्छा लेक्चर सर ने बनाया हुआ है, एक सर ने उस पर पढ़ाया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ये आपका मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये हिंदी में लिखा हुआ है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो ये किसका स्टेटमेंट है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं आर्थिक सुधार, ठीक है, क्या आर्थिक सुधार आ सकता है, आर्थिक सुधार आ सकता है सामाजिक सुधार से पहले, सोशल रिफॉर्म, ठीक है। ये क्या वर्ड लगा के पूछ रहे हैं, तो बेसिकली ये बोल रहे हैं जिन्होंने भी ये स्टेटमेंट बोला है कि सामाजिक सुधार लाना पहले ज़रूरी है आर्थिक सुधार लाने के लिए। तो अगर समाज में आप सुधार लाओगे तभी आप इकोनॉमिक लेवल पे सुधार ला सकते हो। तो बस ये उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिकली क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, उनका बिलीव ये था और ये हमसे एक तरीके से कटाक्ष के तौर पे पूछ रहे हैं। तो कौन थे जो सोशल रिफॉर्म में बहुत मानते थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म को रखते थे, तो वो थे हमारे BR अम्बेडकर, ठीक है। कि समाज में सुधार लाओ फिर इकोनॉमिक लेवल पे अपने आप सुधार आ जाएगा। यही सेम स्टेटमेंट आपको हिंदी में यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब आपको बताना है, जो थॉमस हॉब्स है उसने सॉवरेनिटी के बारे में क्या बोला है, डिफिनेशन क्या दिया है। मैंने आपको ओपी गाबा से यूनिट नंबर 7 सॉवरेनिटी करा दिया है। उसमें हॉब्स, लॉक, रूसो ने के क्या क्या विचार थे सॉवरेनिटी पे हमने पढ़ लिए थे। अगर वो यूनिट आपने देखा होगा तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो ओपी गाबा से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैंने बोला ओपी गाबा बुक करो, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। हाँ, आपका छोटे से छोटा क्वेश्चन, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी सॉल्व होने लग जाएंगे, ठीक है। तो सॉवरेनिटी क्या होता है, आपका संप्रभुता, ठीक है। सॉवरेनिटी का पूरा मतलब क्या होता है, कैसे होता है, सब समझाया। तो मैं यहाँ पे सॉवरेनिटी तो नहीं समझाऊंगी अब, ठीक है। मैंने पूरा एक घंटे के लेक्चर में समझाया है उसको, बहुत सारी चीज़ें। तो सॉवरेनिटी की डेफिनेशन थॉमस हॉब ने क्या दिया था, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी दिया था, राइट। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी भी क्या होता है मैंने आपको वहाँ समझा दिया था, तो ओपिगावा जरूर से देखना, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, द मोनोपोली ऑफ कोएर्सिव पावर ऑफ अ सिंगुलर रूलर। एक ही रूलर होगा और उसी के पास सारी पावर होगी, मोनोपोली होगी उसके पावर की। ये थी थॉमस हॉब्स का सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, जिसको हम एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी भी बोलते हैं। ये रहा आपका हिंदी में, ठीक है। और हिंदी में आपका थॉमस हॉब्स ने संप्रभुता का एकल शासक का बल प्रयोग की शक्ति का एकाधिकार, यानी कि जोर जबरदस्ती के साथ, कोएर्सिव होता है आपका, कोएर्सिव मतलब जोर जबरदस्ती के साथ करना। अभी आपका कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैंने आपको अभी हमारा ओपी गाबा का इक्वालिटी वाला चैप्टर रहता है, ठीक है। तो जब मैं वहाँ पे करवाऊंगी तो और अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अभी यहाँ समझ लो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है इन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बिकम अनइक्वल, ठीक है। अनइक्वल बनने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपकी यहाँ पे बात हो रही है अफर्मेटिव एक्शन की, कि जो हमसे निचले वर्ग है उनको उनको ज़्यादा तवज्जो दो, जो डिसेबल है। अब आप मैं एक बंदा डिसेबल है और एक एबल है, ठीक है, जिसको कोई कठिनाई नहीं है, तो ऑब्वियसली डिसेबल को हम ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे ना, ताकि वो हमारे इक्वल बन सके। तो अनइक्वल को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहलाता है, इसको हम अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। या रिजर्वेशन वाला एग्जाम्पल ले लो, वो भी इसका ही एग्जाम्पल है, ठीक है। ये उसको यहाँ पे लिखा है अफसर की समानता, और आपका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे मिल ही गया होगा, ये लिखा, ठीक है। असमान बनाने के लिए समान अवसर। अब हेजेमनी का आइडिया इनमें से हम किस थिंकर की राइटिंग में देखते हैं, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का आपका क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्राम्स की हेजेमनी की बात करते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब मैंने आपको फ्रांसिस फुकुयामा अपनी प्लेलिस्ट में करा रखा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। एरिक हॉब्सबॉम करा रखे है, जिसमें मैंने आपको नेशन और नेशनलिज्म वाला एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया, नेशन और नेशनलिज्म में। उसमें आपका सारे थिंकर बेनेडिक्ट एंडरसन, पाटर चैटर्जी, एरिक हॉब्सबॉम, इनकी किताबें, इनका कॉन्सेप्ट सब
ट्रिक से याद हो जाएगा। फिर आपका अलेक्जेंडर कोलंताई से भी क्वेश्चन आता है, ये एक मार्क्सिस्ट है, बस इतना याद रखना, मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी है, ठीक है। और ये फेमिनिस्ट है, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट में इनका नाम माना जाता है, ठीक है। इनका न्यू वुमेन का कॉन्सेप्ट है, ये भी मैंने आपको एक एंड्रयू हिवर्ट की बुक से करवाया हुआ था, ठीक है। सो ये आपका है, चार ऑप्शन के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जिक्र कर लिया, और मतलब डिटेल में आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे था इसका आंसर ग्राम्स्की। और हेजेमनी की जगह काउंटर हेजेमनी भी लिखा हो ना तो भी ग्राम्स्की का दो कॉन्सेप्ट है ग्राम्स्की में, एक हेजेमनी और एक काउंटर हेजेमनी। ये न्यू मार्क्सिस्ट थे, आपको पता ही होगा। और कौन से वर्ड ग्राम्स्की से पूछे जा सकते हैं, तो ऑर्गेनिक, इंटेलेक्चुअल्स वर्ड जो है कीवर्ड, ये ग्राम्स्की का है, ठीक है। तो ये कभी कभी ये लिखा है कि एक जो टर्म है किससे रिलेटेड है, तो ग्राम्स्की से रिलेटेड है। देन ठीक है, आपका कल्चरल हेगेमनी का कॉन्सेप्ट है तो भी ग्राम्स्की आ जाएगा। सिविल सोसाइटी की बात हो तो ग्राम्स्की आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सुपर स्ट्रक्चर, और उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, बेस और सुपर स्ट्रक्चर का इन्होंने एक न्यू इंटरप्रिटेशन दिया था। सो ये आपका न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर है एंटोनियो ग्राम्स्की। यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है हेजेमनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिपत्य। अच्छा, आपको बताना है ये जो डॉक्ट्रीन है या ये जो किताब है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, वैसे एक आइडियोलॉजी भी है, आइडिया भी है। ये किसका है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी याद कराया था, रॉबर्ट मिशेल। मैंने बताया था ना, एक रॉबर्ट है वो आयरन का बना हुआ है, ठीक है, एक आयरन का रॉबर्ट बना हुआ है। तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ओलिगार्की क्या होता है, रूल ऑफ फ्यू, ठीक है। तो ये कटु सत्य है, मतलब इसका मैं अगर आपको शॉर्ट में मीनिंग समझाऊँ तो एक कटु सत्य है कि हर बार कोई भी जो कंट्री होगी या कुछ भी होगा तो रूल हमेशा फ्यू लोग का ही होगा। कभी आप ये नहीं देखोगे कि सारा का सारा समाज, सारे के सारे सिटीजन रूल कर रहे हैं। हमेशा जो रूल करते हैं वो कुछ लोग ही करते हैं, ठीक है। तो ये कटु सत्य है। तो ये ऐसे ही मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में इसका मीनिंग समझा दिया। हिंदी में इसको लॉ नियम का प्रतिपादन बोला जाता है, ठीक है। सॉरी, अल्प तंत्र के लॉ नियम का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, मतलब ये पूछा गया, ठीक है। तो आयरन ऑफ ओलिगार्की को हमने वो क्या बोला, अल्प तंत्र के लॉ नियम, ठीक है। ये इसका हिंदी अनुवाद होगा। फिर ये क्वेश्चन आपका आईआर से है कि अगर मान लो पॉपुलेशन जो है किसी कंट्री की कम होती जा रही है, या तो वो मर रहे हैं इसलिए कम हो रही है, या फिर वो अपनी कंट्री छोड़ के एक दूसरी कंट्री में भाग रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, इसलिए कम हो रही है, ठीक है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि एक तो उन्होंने हेल्थ में अच्छे से इन्वेस्ट नहीं किया। अगर हेल्थ में अच्छे से इन्वेस्ट नहीं किया तो लोगों की हेल्थ खराब होगी तो वो मरते जाएंगे और पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। या हो सकता है उस कंट्री ने एजुकेशन में सही से इन्वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि एजुकेशन ना मिलने की वजह से लोग दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, डेमोग्राफिक डिजास्टर आता है। डेमोग्राफिक किससे रिलेटेड होती है, पॉपुलेशन से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री में ऐसा हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है रशिया। ये आईआर का आपका क्वेश्चन है, रशिया इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना। ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। अल्पनिवेश के कारण जनसंख्या पे अत्यधिक गिरावट आना। अब आपको बताने इनमें से कौन सा एक अथॉरिटेरियन रूल का फॉर्म नहीं है, सत्तावादी शासन का एक टाइप नहीं है बेसिकली। मतलब बेसिकली किसमें अथॉरिटी होती ही नहीं है। देखो, एब्सोल्यूट मोनार्की है, यानी कि पूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से वहाँ पे एकातंत्र है, ठीक है। तो मोनार्की है। मिलिट्री रूल जहाँ होता है वहाँ पे भी अथॉरिटेरियन रूल होता ही है। जहाँ थियोक्रेसी होती है, मतलब रिलीजन का बोलबाला होता है, वहाँ पे भी एक तरीके की अथॉरिटी होती ही है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो सबको ही रूल कर रहे हैं ना, हर किसी के पास हर कोई राइट टू इक्वालिटी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और सब हर कोई ही जो है क्या कर रहा है, डेमोक्रेसी में डायरेक्टली पार्ट ले रहा है और पब्लिक पॉलिसी बना रहा है। तो वहाँ पे अथॉरिटेरियन रूल नहीं होगा, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसका राइट आंसर होगा, नॉट अ फॉर्म, ठीक है। तो अथॉरिटेरियन रूल नहीं होगा, तो इसलिए फोर्थ आंसर इज राइट। बाकी ये जो तीन है, इन तीनों को याद रख लो कि ये अथॉरिटेरियन रूल के ये तीन टाइप हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर हमने एक और क्वेश्चन याद रख लिया कि तीन टाइप कौन कौन से होते हैं। वैसे बहुत सारे होते हैं, इसमें तीन जो मैं आपको बता रही हूँ। ये हिंदी मीडियम में ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है गार्बेज कैन मॉडल जो था पॉलिसी मेकिंग में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर यहाँ पे सारे मेंशन है, ठीक है। तो किसने दिया है, ठीक है। तो गार्बेज कैन मॉडल का मतलब क्या होता है, एक जैसे गार्बेज कैन होता है ना, डस्टबिन जिसको हम बोलते हैं, उसमें डिसीजन मेकर्स क्या करते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स है सारे उसको डंप कर देते हैं गार्बेज में। सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस भी गार्बेज में है, ठीक है, गार्बेज कैन में एक तरीके से। मतलब इसको आप मेटामॉर्फिकली सोचो, जो डिसीजन मेकर है वो भी इसी में ही है, ठीक है। जो डिसीजन ले रहा है प्रॉब्लम और सोल्यूशन को लेकर, वो जो आपकी चॉइस अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी इसी में है, कि कौन सी आपको चॉइस चूज़ करनी है, किस ये तीन चार प्रॉब्लम है इनमें से चूज़ करना है। तो ये सारा एक गार्बेज कैन बना हुआ है, कि मतलब इसने आपने अलग अलग नहीं कर रखा, प्रॉब्लम अलग होनी चाहिए, सॉल्यूशन अलग, डिसीजन मेकर अलग हो, उसको अलग से प्रॉब्लम बताई जाए, चॉइसेस अलग से हो, नहीं, सब कुछ एक में ही डाल दिया। गार्बेज कैन की तरह से हम सारा कूड़ा एक में ही डाल देते हैं ना, सब कुछ मिक्स हो जाता है, तो वैसा मिक्स कर दिया है। इसको ये गार्बेज कैन मॉडल होता है पॉलिसी मेकिंग का, ठीक है। तो ये किसने दिया था, तो इसमें देखो तीन थिंक करते हैं। वैसे ये जो फेमस है गार्बेज कैन मॉडल वो है मार्च एंड ऑल्सन के लिए,
लेकिन मार्च एंड ऑल्सन के साथ एक को ऑथर और भी था जिन्होंने ये मॉडल दिया, वो थे कोहेन। इनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो मार्च एंड ऑल्सन एंड कोहेन, इन तीनों ने मिलके जो था गार्बेज कैन मॉडल दिया था। तो अगर अगली बार कोहेन की जगह मार्च एंड ऑल्सन है तब भी आपको उसका नाम टिक करना है, ठीक है। तो ये तीनों आप याद रख लो। सेन आ रहा है, इसमें हेन आ रहा है, ठीक है। तो मार्च एंड ऑल्सन एक साथ ना, ये भी दो दो लोग हैं अलग अलग, ठीक है। एक दो तीन, ये तीन थिंकर्स है बेसिकली गार्बेज कैन मॉडल में। देखो गार्बेज कैन मॉडल में तीन वर्ड आ रहे हैं ना, गार्बेज कैन मॉडल, तीन तीन वर्ड आ रहे हैं और तीन थिंकर हैं, कोहेन, ऑल्सन और मार्च। तो मार्च के टाइम पे गए थे क्या करने, गार्बेज, कूड़ा फेंकने गए थे, या कूड़े कूड़े के मैदान में गए थे, बड़े वो ऐसे करके कुछ याद रख लो। तो या फिर जितनी भी हैंस होती हैं, जो मुर्गियां हैं, वो मुर्गियां सारी क्या कर रही है, कूड़े में मुंह मार रही हैं, गार्बेज में मुंह मार रही है। तो कोहेन में जो हैन आ रहा है, ऐसा मान लो कि एक मुर्गी है, मुर्गी जो है आपको जो कूड़े में मुंह मार रही है, कूड़ा कूड़ा खा रही है मुर्गी, ऐसा करके कुछ भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका जो टेलर है, टेलर का कौन सा मॉडल है, साइंटिफिक मैनेजमेंट मॉडल है, ठीक है। एंडरसन का वेलफेयर वेलफेयर मॉडल है, पब्लिक पॉलिसी का, वेलफेयर मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। ये जिसके रॉक का कौन सा मॉडल आपको याद रखना है, ऑप्टिमल मॉडल, ठीक है। ऑप्टिमल मॉडल या नॉर्मेटिव ऑप्टिमम मॉडल लिखा है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये पब्लिक पॉलिसी का। देखो चारों मॉडल्स, चारों थिंकर के मैंने आपको चारों मॉडल बता दिया। अगली बार से कोई भी क्वेश्चन इसमें से आएगा तो हमने देखो एक ही क्वेश्चन से चार क्वेश्चन कवर कर लिए, एक ही क्वेश्चन से हमने चार क्वेश्चन बना लिए। इसका मॉडल भी याद किया, जेम्स एंडरसन का भी मॉडल याद किया कि जो सन है, अपने सन के लिए हम वेलफेयर करना चाहते हैं। हमेशा हम, एक जो बाप है वो अपने सन के लिए क्या करेगा, वेलफेयर लाना चाहेगा। टेलर जो है, जो टेलर की तो मैंने पूरी की पूरी कहानी बताई हुई है आपको अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप मेरी प्लेलिस्ट खोलोगे उसमें ट्रिक्स के साथ मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर कराया है। तो एक दर्जी की कहानी से आपको मैंने बहुत सारी साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये सब उसकी थ्योरी याद कराई है, तो देख लेना। और जो आप एक जो अभी के अभी एक नोटबुक में ये चारों मॉडल्स लिख लो सामने सामने, ताकि आप बाद में इसको रिवाइज कर सको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पॉलिटी से, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई भी लड़ाई चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो उसको सॉल्व करवा सकता है, उस पर डिसीजन ले सकता है। तो ये उसके कौन से जुरिडिक्शन के अंदर या उसके कौन से कार्य क्षेत्र के अंदर आता है ये बात, कि ये को सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई जो चल रही है उसको सॉल्व करा सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये इसका कौन सा जुरिडिक्शन है। ठीक है, एक तो रिट जुरिडिक्शन होता है आपका आर्टिकल 32, जिसमें आप फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। ये फंडामेंटल राइट्स अगर आपके हनन हो रहा है या वायलेशन हो रहा है तो आप रिट जुडिक्शन के लिए जा सकते हो। तो ये सेंटर और स्टेट से रिलेटेड तो नहीं है। ओरिजिनल जुडिक्शन जो है वो आपका आर्टिकल आर्टिकल भी साथ साथ यही याद कर लो, आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 का मतलब ही ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करा सकता है, उसी को हम ओरिजिनल जुडिक्शन बोलते हैं। सेंटर और स्टेट के बीच का डिस्प्यूट हो, स्टेट या स्टेट के बीच का डिस्प्यूट हो, एक तरफ सेंटर हो, एक तरफ दो से ज़्यादा स्टेट हो या दो स्टेट हो, ठीक है। तो जितना भी सेंटर स्टेट का कैसा भी रिलेशन हो, इसलिए ओरिजिनल जुडिक्शन में आता है 131। एपिलिएट जुडिक्शन का आर्टिकल अगर हम याद करें तो उसका है 131 में, 131 में के बाद 132 से लेकर 136 तक एपिलिएट जुडिक्शन है। ये जो आप लोअर कोर्ट्स में अगर आपको सुनवाई नहीं की जा रही है तो आप हायर कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो अपने केस के लिए, तो एपिलिएट जुडिक्शन। एडवाइजरी जुडिक्शन जो है वो है आपका आर्टिकल 143, और ये आपके पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। तो ये एडवाइजरी जुडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो 143। तो देखो अब एक ही क्वेश्चन से हमने चार क्वेश्चन और याद कर लिए कि प्रेसिडेंट अगर पूछ लिया जाए अगली बार से कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है तो वो कौन से आर्टिकल के तहत लेता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुडिक्शन है 143 में, इसलिए प्रेसिडेंट की जो पावर है वो भी इसी में आएगी 143 में। ठीक है, तो ये आपको 143 यही याद कर लो, ये भी आर्टिकल ये भी आर्टिकल। अब कैसे याद करोगे, वही मैंने आपको बोला कि एक पेपर में ये सारे आर्टिकल्स और ये लिख लो, क्योंकि जो एटलीस्ट PYQ में आया है वो तो हमें चारों ऑप्शन ही अच्छे से पढ़ना है। और ये पिछली बार अगर आपको याद होगा, आपने अगर 2021 या 22 का क्वेश्चन देखे होंगे मेरे साथ, जो मैंने आपको करवा दिए इससे पहले, तो उसमें मैंने आपको ये वाला करवाया भी था। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया था कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे और आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था, वो इसी से आया था। अभी हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं, सलाहकारी, अपीलीय, आरंभिक और रिट अधिकारिता। ठीक है, ये आपका उच्चतम न्यायालय का विवाद जब होते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच में विवादों के रिलेटेड, ये आपका यहाँ पे मैंने दिखा दिया है।
इनमें से आपका क्या जो है प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। इंडिविजुअल की डिग्निटी के बारे में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी के बारे में वहाँ क्यों मेंशन होगा प्रियम्बल? प्रियम्बल तो खुद कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये तो गलत हो गया। फ्रेटर्निटी है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है। तो मैंने बोला ना कि जैसे मैंने अपने रूम में प्रियम्बल चिपका रखा है, आप भी एक प्रियम्बल का प्रिंट आउट लो, अपने रूम पे चिपका के रखो, उसको रोज पढ़ा करो। ठीक है, बहुत जरूरी है। एज अ मतलब विजिलेंट सिटीजन आपको प्रियम्बल अपना रटा हुआ होना ही चाहिए। सब कुछ जितनी भी उसमें डेट्स लिखी हैं, क्या क्या वर्ड्स लिखे हैं, किस क्रोनोलॉजी में वो वर्ड्स मेंशन है, सब कुछ। अच्छा, पार्लियामेंट्री कमेटी से हमेशा क्वेश्चन आता है। पार्लियामेंट्री कमेटी में मैं आपको अलग से एक लेक्चर में करा दूंगी। ठीक है, तो लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है? तो आपको याद रखना है, एस्टीमेट कमेटी जो है संसद की सबसे लार्जेस्ट कमेटी मानी जाती है। इसके कितने मेंबर्स है? एस्टीमेट कमेटी में कितने मेंबर है? पब्लिक अंडरटेकिंग में कितने मेंबर होते हैं? पिटिशन में कितने मेंबर्स होते हैं? वो सारे आपको याद होने चाहिए। अलग से वीडियो क्या बनाऊँ, यहीं मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपका एक टॉपिक पूरा यहाँ पे कवर हो जाए। अब एक नोटबुक ले लो और साथ साथ लिख लो। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी से 15 लोकसभा से मेंबर होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। ये इस कमेटी से रिलेटेड सब कुछ याद होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे यहाँ पे पूछा है लार्जेस्ट कमेटी, अगर लार्जेस्ट की जगह ओल्डेस्ट पूछ लिया होता तो क्या आंसर होता कि सबसे पुरानी कमेटी कौन सी है? तो आपका आंसर होता कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। कब बनी थी? 1921 में। साल भी याद होना चाहिए। ठीक है, ओल्डेस्ट है, 1921 में बनी थी। ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करती है? ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है कैग को। तो ये देखो, पब्लिक अकाउंट कमेटी से इससे ज़्यादा कुछ कभी नहीं पूछा जाएगा, या तो उसका ईयर, या सबसे ओल्डेस्ट है क्या? तो ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट है। 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं कैग। अच्छा, और इसमें याद रखना है इसका काम क्या होता है, एक फंक्शन भी याद रख लो। पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो हमारा खर्चा है, ठीक है, पब्लिक का जो खर्चा है उसको एग्जामिन करना इसका काम होता है। ठीक है, इसके नाम में ही देखो छुपा है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट मतलब पब्लिक का अकाउंट है, यानी कि पब्लिक का जो खर्चा है उसको ये देख रेख करती है और अपनी रिपोर्ट कैग को सबमिट करती है। यहाँ पे रिपोर्ट बहुत गंदा सा लिख दिया ये। ठीक है, अभी आपने आई होप अपने रफ शीट में लिख लिया होगा। इसको थोड़ा सा रब करते हैं ताकि इसको थोड़ा सा सही लगे देखने में। ठीक है, अब बात करें एस्टिमेट कमेटी की, तो एस्टिमेट कमेटी लार्जेस्ट कमेटी है। क्यों है? देखो, ये जो कमेटी थी, ठीक है, इसमें होते हैं आपके 30 मेंबर, और 30 के जो 30 मेंबर होते हैं लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं होता। अगर कभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यसभा के एस्टिमेट्स कमेटी में कितने मेंबर है, तो आप आएगा नन ऑफ द अबव। अगर ऐसा आता है, या एस्टिमेट कमेटी में राष्ट्रीय सभा से कोई मेंबर होता है क्या? तो नहीं होता। 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। और इनमें कोई भी कमेटी हो, इसमें एक पॉइंट याद रखना कि मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं होता, किसी भी कमेटी का, चाहे पब्लिक अकाउंट हो, एस्टिमेट हो, पब्लिक अंडरटेकिंग हो, पेटिशन हो, या इसके अलावा कोई भी कमेटीज हो, मिनिस्टर इसका मेंबर कभी नहीं होगा। देन आपका एस्टिमेट कमेटी के बाद पब्लिक अंडरटेकिंग जो कमेटी है वो बनी थी आपकी 1964 में, और एस्टिमेट कमेटी आपकी बनी थी 1950 में, 1950। ठीक है, ईयर भी मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। और इसमें भी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो आप याद रख लो कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक पब्लिक वाली जो दोनों कमेटी है ना, उन दोनों के मेंबर सेम सेम एक जैसे ही है। पब्लिक वाली कमेटी सिर्फ 2 ही हैं, और दोनों में देखो 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। लेकिन बस ये अकाउंट वाली पहले बनी है, सबसे पुरानी है, ये सबसे लार्जेस्ट है। ये उसके बाद बनी लेटेस्ट थर्ड नंबर पे 64। ये तीनों ही मेन है वैसे तो टोटल कितने मेंबर हो गए? 22 मेंबर। ठीक है, इसका काम क्या होता है? पब्लिक अंडरटेकिंग है, मतलब कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को क्या करना? चेक करना, एग्जामिन करना। फिर इसके बाद कमेटी ऑन पेटिशन है, इसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 10 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। इसका काम क्या होता है? अगली बार अगर इसका फंक्शन पूछ लिया जाए, इसका फंक्शन होता है जो बिल है या जो जनरल मैटर्स पे जितने भी मुद्दे हैं, जनरल मुद्दे, ठीक है, जनरल मैटर या जनरल इश्यूज, उसको स्टडी करना, बिल्स को स्टडी करना। और बिल भी किससे रिलेटेड हो? जनरल मैटर से रिलेटेड जो बिल है या और कोई जो मैटर है, वो पेटिशन वाली कमेटी इस पे काम करेगी। और मिनिस्टर इनमें से किसी का भी मेंबर नहीं होगा। 15 लोकसभा 10 राज्यसभा से। इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है इस कमेटी की। इसके अलावा और कौन सी कमेटी होती है? बहुत सारी कमेटी होती है, लेकिन मेन जो है ये 3 ही है, जो स्टार्टिंग की 3 है ना, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन आने के। ठीक है, चांसेस है सबसे ज़्यादा। ठीक है, वैसे रूल्स कमेटी होती हैं, देन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, ठीक है, और फिर कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस भी होती है। तो बहुत सारी कमेटीज़ हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 थी, मैंने आपको बता दिया। और ये रहा आपका हिंदी में क्वेश्चन। देखो, हमारा एक पूरा का पूरा कमेटी वाला टॉपिक एक ही क्वेश्चन से कंप्लीट हो गया। ये होता है पीवाईक्यू करने का बेस्ट तरीका कि आप चारों ऑप्शन एनालाइज करो, चारों ऑप्शन के बारे में एक बार ही पढ़ लो, तो आपको फिर अलग से कोई मटेरियल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, बस इतना याद रख लेना कि पहली आसियान समिट कहाँ हुई थी? तो बाली, इंडोनेशिया में हुई थी। ठीक है, ये याद हो गया। आसियान का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा।
ठीक है, ये तो बहुत इजी है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो इसमें सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन आता है, 11 कंट्रीज आती है। आसियान बना कब था? 1967 में बना था, ये भी याद रखना। बाली इंडोनेशिया में इसकी पहली समिट हुई थी। और अभी जो करंट चेयर है वो फिलीपींस है इसका, जो मतलब करंट हेड, इसका हर बार चेयर चेंज होते हैं ना रोटेशन में, तो करंट चेयर जो इसको कर रहा है आसियान का जो चेयर है वो फिलीपींस है। और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। जकार्ता, इंडोनेशिया। मैंने देखो एक आईआर का ना प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसको पढ़ लेना अच्छे से। उसमें मैंने आपको ये सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर, उनका ईयर ट्रिक से याद कराया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया में इसकी पहली समिट हुई, इसका हेडक्वार्टर भी इंडोनेशिया में है। लेकिन इंडोनेशिया में एक जगह है जकार्ता, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन जो समिट है वो बाली में हुई है। तो ये दो थोड़ा सा डिफरेंस है बस। यूएन का एक स्पेशल ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले इससे क्वेश्चन भी आया था। अब आपको बताना है कि इसके जो मेंबर्स यानी कि जो जजेस हैं आईसीजे के, उसको कौन इलेक्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल मिलके इन जजेस को इलेक्ट करते हैं। और आईसीजे में कितना जजेस होते हैं? टोटल 15 जजेस होते हैं। ठीक है, कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं ये भी याद रख लो, 9 ईयर्स, 9 दो बार ही लिख दिया, 9 ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ये 15 जजेस हैं, 9 साल के लिए इनका टेन्योर होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, कमेंट सेक्शन में अब आप बताना। जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के इनको, ये दोनों मिलकर यूएन के जो ये ऑर्गन्स हैं, इनको प्रिंसिपल ऑर्गन्स को, ये इसका स्पेशल ऑर्गन है, इसको जजेस को ये दोनों इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना, भूलना नहीं। और हर मतलब 3 साल में 1/3 जजेस पे के लिए इलेक्शंस दोबारा कराए सकते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि हर 3 साल में 1/3 जज जो है वो रिटायर होता है, और फिर वो 1/3 इलेक्शंस, 1/3 जजेस के लिए, यानी कि 1/3 कितना हो गया? 5, 15 का 1/3 हो गया 5, है ना? 1/3 तो निकालना होता होगा ना, 1/3 इंटू में 15, इसको काटोगे जब आप, 3 5 जा 15, तो 5 जज हो गए ना। 5 जज जो है हर 3 साल में आप अपॉइंट होते हैं। तो ये आईसीजे के बारे में थोड़ी सी बातें थी, आपको पता होनी चाहिए। ये रहा आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और ये आपका जनरल असेंबली को क्या हिंदी में बोलते हैं या क्या बोलते हैं, सुरक्षा परिषद और महासभा इसका सही उत्तर है। अच्छा, जो सार्क 8 मेंबर्स ने सार्क स्टैब्लिश किया था, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो स्टैब्लिश की गई थी वो सार्क के 8 मेंबर्स द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है कहाँ? तो जहाँ पे मैं रहती हूँ वहीं है, मतलब कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। इनमें से क्या चीज़ कोल्ड वॉर से रिलेटेड नहीं है? ठीक है, बिजोनिया का क्रिएशन होना कोल्ड वॉर का एक कॉन्सिक्वेंस था। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो था कोल्ड वॉर के टाइम पे आया था। मार्शल प्लान कोल्ड वॉर के टाइम पे आया था। ठीक है, जिसमें हम यूरोप का रिस्टोरेशन कर रहे थे। नेशनलाइजेशन ऑफ स्विस कनाल तो ऐसा कुछ नहीं था, स्विस कनाल क्राइसिस हुए थे। ठीक है, वो यूएन का पहला मिशन था जो चलाया गया था 1956 में। ठीक है, तो उसका कोल्ड वॉर से लेना देना नहीं है कुछ। अगर आपका देखा जाए मोटा मोटा, तो कोल्ड वॉर तो आपका 1962 जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुए थे तब से तब तक 1991 तक चला था। तो कोल्ड वॉर से तो पहले ही हो गया था, राइट। और ये तो एक यूएन का मिशन था, तो इसका इससे कुछ लेना देना है नहीं। तो अब आपको याद रख लो कोल्ड वॉर के ये 3 इवेंट्स भी याद रख लो। वैसे तो बहुत सारे इवेंट्स हैं कोल्ड वॉर के, हमने 2021 के पेपर में भी कोल्ड वॉर के कुछ इवेंट्स किए, 2022 के भी, अब हम 2023 के भी कोल्ड वॉर के कुछ इवेंट्स। तो कोल्ड वॉर के आपको सारे इवेंट्स एक जगह लिखे हुए होने चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं 15-20 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कोल्ड वॉर के बारे में आपको सब कुछ एक ही वीडियो में ट्रिक से याद करा दूंगी। तो वो बाद में हम लास्ट में एक बारी करेंगे जब पीवाईक्यू एक बारी खत्म हो जाए सारे, फिर। ठीक है, सो अभी के लिए तो आप ये तीनों यहीं पे याद रख लो। इनमें से कौन से ऐसे रियलिस्ट थ्योरीज हैं? पहले तो वैसे ये सारे ही थिंकर रियलिज्म के हैं। ठीक है, जिन्होंने ये बोला था कि डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ऑफ एनार्की बिटवीन स्टेट, जो दो स्टेट हैं जैसे, इन दोनों के बीच में एनार्की है। और ये विकेंद्रीकरण का है, मतलब विकेंद्रीकरण है। एनार्की आपका हो गया अराजकता। ठीक है, तो अराजकता में विकेंद्रीकरण है। ये किसने बोला है कि दो स्टेट्स के बीच में क्या होता है? डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है एनार्की का। ठीक है, सो ये किसने बोला था? ये आपका करेक्ट आंसर है केनेथ वॉल्ट्स। रटने वाला क्वेश्चन है, याद रख लेना। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी का एक दूसरा नाम आपको बताना है कि रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी को और किस नाम से जाना जाता है। तो रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी को शैलो इकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। एक शैलो इकोलॉजी होता है, एक डीप इकोलॉजी होता है, ये दोनों आपस में वर्सेस में होते हैं। शैलो इकोलॉजी जो है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक होता है। ठीक है, जिसमें ह्यूमंस को ह्यूमंस को सेंटर में रख के सोचा जाता है, एंथ्रोपोसेंट्रिक। ठीक है, यहीं पे आपको कॉन्सेप्ट भी समझा देते हैं। अब क्वेश्चन कर रहे हैं तो, क्योंकि अब मैं आपको सारी थ्योरीज नहीं करा रही हूँ, पर मैंने आपसे ये चीज़ प्रॉमिस की थी मैं पीवाईक्यू बहुत डिटेल में कराऊंगी। डीप इकोलॉजी है, अर्नेस्ट हास इस सिक्के थिंकर है,
याद रखना। अर्नेस्ट हास ने इकोलॉजी को पहले, ये जो टर्म था पहली बार कॉइन किया था, तो ये आपको याद रखना है। फिर डीप इकोलॉजी जो है वो क्या होती है, इकोसेंट्रिक होती है। यहाँ से ही आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब क्या है, जिस एंथ्रो का मतलब है ह्यूमन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ह्यूमैनिस्ट, तो जिसमें ह्यूमन को सेंटर में रख के सोचा जा रहा हो कि ह्यूमन के लिए क्या करें। अगर हम पेड़ भी कल को नहीं काट रहे, हम पेड़ों को बचा रहे हैं, तो हम इसलिए बचा रहे हैं ताकि ह्यूमन सर्वाइव कर पाए। अगर हम एनिमल्स को बचा रहे हैं, सिर्फ इसलिए बचा रहे हैं ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे, ह्यूमन को सर्वाइव करने में हेल्प हो, ठीक है। कल को कोई हम इंडस्ट्री बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि अगर हमें पेड़ काटना भी पड़ रहा है तो ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए। शैलो इकोलॉजी वाले ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते या इन्वायरमेंट को खराब करने में लगे हुए हैं, नहीं, ये भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो भी ये करते हैं ह्यूमन को सेंटर में रख के करते हैं कि इसका नुकसान ह्यूमन पे तो नहीं हो रहा। डीप इकोलॉजी वाले एकदम उल्टा, ये इन्वायरमेंट को सेंटर में रख के जो भी काम करते हैं कि भाई ह्यूमंस जाए बाहर में, हमें इन्वायरमेंट को बचाना है, चाहे फिर कैसे भी बचाना पड़े, फिर हमें कुछ भी करना पड़े, अगर उससे ह्यूमंस को भी नुकसान हो रहा है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ह्यूमन का नुकसान हो रहा है करो, लेकिन इन्वायरमेंट को बचाना है। यहाँ पे उल्टा है, ह्यूमंस को बचाना है, चाहे फिर इन्वायरमेंट का नुकसान थोड़ा बहुत भी करना पड़े तो चलेगा, ठीक है। इकोलॉजी दोनों में, दोनों ही इन्वायरमेंटलिस्ट है, दोनों ही इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। और देखो रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी का ही दूसरा नाम शैलो इकोलॉजी भी है, ठीक है। तो ये आपको इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस याद होगा है। और यहाँ पे आपका हिंदी में लिखा हुआ है, सुधारवादी परिस्थितिका को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन। तो इसको देखो, अगर आपको हिंदी में आएगा तो हिंदी में आप ये याद रखना है कि सुधारवादी को हम क्या बोलते हैं, परिस्थिति की सॉरी ऊपरी तौर पर मानवीय, या ऊपरी तौर पर शैलो, या ऊपरी तौर पर यानी कि शैलो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये उसका राइट आंसर होगा। अभी आपको NSSP की फुल फॉर्म बतानी है। ये एक पैक्ट साइन हुआ था इंडिया और USA के बीच में, ये पैक्ट था, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सिंपल, तो इसका फुल फॉर्म आपको है ये वाला, नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब आपको कमेंट में बताना है ये किस साल में हुई थी। ये आपका हिंदी में अनुवाद यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो अगर कमेंट में नहीं बताना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इसको एक बार गूगल पे सर्च करके ईयर ज़रूर से पढ़ना, क्योंकि जब आप सर्च करते हो तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, और चाहे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, लेकिन कमेंट में करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। बाकी अगर आप इसको सर्च ज़रूर करना, ठीक है, कि अगली बार ईयर पूछा जा सकता है। तो जस्टिस एज इक्विटल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फेयर एक्सचेंज। इक्विटल का मतलब क्या होता है, बेसिकली रिटर्न करना किसी चीज़ को इन काइंड, या कंपनसेट करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है, उसको हम इक्विटल बोलते हैं। तो जस्टिस अगर कंपनसेट की बात आती है तो इसका मतलब होता है फेयर एक्सचेंज। ये रट लो एक बारी, ठीक है, रटने वाला क्वेश्चन ही है ये लिखा, प्रतिदान के रूप में न्याय किसको संदर्भित करता है, तो समुचित आदान प्रदान को। इसी पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था मैकियावेली की बुक का नाम, और मैंने आपको बोला था कि WPT विद ट्रिक्स वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने भी आपको बहुत सारी बुक्स करवा दी हैं हर थिंकर की, तो कर लेना। मैकियावेली की बुक का नाम है डिस्कोर्सेस। और बाकी बुक भी देख लेते हैं, डिस्कोर्सेज ऑन साइंस एंड आर्ट्स और डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन, ये दोनों रूसो की है, याद कर लो अभी के अभी। और लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन आपकी जॉन लॉक की है, ठीक है। तो ये सारी बुक जितनी एटलीस्ट PYQ में आई है उतनी तो याद होनी ही चाहिए। लॉक की तो मैंने आपको याद करवाई भी थी कि जॉन लॉक, अगर आपको किसी लॉक मतलब होता है ना लॉक करके रख देना आपको दरवाजे में या अपने घर में लॉक कर दिया, तो जब आपको कोई लॉक कर लेता है तो आपको आपकी तब सहन शक्ति का एक मतलब वो देखा जाता है कि आप में कितनी सहन शक्ति है, कि आप लॉक एक घर में लॉक होकर रह सकते हो कि नहीं, आप पे कितना टॉलरेशन पावर है। तो ये लॉक से आप याद कर सकते हो कि आप लॉक, आपको किसी ने लॉक कर दिया और आपकी टॉलरेशन पावर को चेक किया जा रहा है। तो लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, वैसे इक्वालिटी इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट रूसो का फेमस है, साइंस एंड आर्ट्स रूसो का फेमस है। वो रूसो हमेशा साइंस के खिलाफ जाते हैं, साइंस के खिलाफ बात करते हैं। तो डिस्कोर्सेज इन दोनों का है, और एक अगर सिंगल डिस्कोर्स लिखा हो तो वो मैकियावेली का है। अब आपको पता है हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर है, सेल्फिश है, ब्रूटिश है, नेगेटिव स्टेट ऑफ नेचर, वो बताता है, ठीक है। तो ये कोई थिंकर है इन चारों में से जो हॉब्स के ऊपर ये कमेंट कर रहा है कि जो हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर है वो बहुत सेल्फ इंटरेस्टेड, कॉम्पिटिटिव, इंडिविजुअलिज्म है। तो इंडिविजुअलिज्म का इसमें कौन सा थिंकर है, अगर मैं बात करूँ तो CB मैकपियर्सन। जो मेरे यूट्यूब का जो पहला वीडियो था ना, ओल्डेस्ट में अगर जाओगे तो देखना, मैं पहले तो बहुत कैसे पढ़ाती थी आपको। तो यूट्यूब का जो मेरा पहला वीडियो है वो CB मैकपियर्सन पे, उसको मैंने CB से मैंने क्या बनाया था, क्रिएटिव बच्चा। और क्रिएटिव बच्चे की स्टोरी से इतने अच्छे से याद कराया ना कि आपको ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लेते अगर आप लोग को सिर्फ ये पता होता है कि कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअलिज्म किसका है, ठीक है। तो वो देख लेना वीडियो अगर आपका मन करे तो, क्योंकि देखो CB मैकपियर्सन से क्वेश्चन आया है और मेरा पहला वीडियो है, तो इसके बाद इस लेक्चर के बाद आप देख सकते हो। ये आपका हिंदी में ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। तो एरिस्टोटल ने अपनी कौन सी बुक हाईएस्ट किस मतलब अपनी कौन सी बुक में इसके बारे में बात की थी कि हाईएस्ट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज हैप्पीनेस, कि अगर हाईएस्ट गुड जो है किसी भी ह्यूमंस के लिए वो क्या होती है, हैप्पीनेस होता है, ठीक है। तो ये तो पहले बात तो आप यहीं के यहीं याद रख लो कि
इससे एक और क्वेश्चन बन गया कि एरिस्टोटल के लिए हाईएस्ट गुड क्या है। अगली बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया और आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि एरिस्टोटल के लिए सबसे बड़ा अच्छा चीज़ जो हाईएस्ट गुड है वो हैप्पीनेस है। और इसको वो कैसे अटेन कर सकता है, तो ये या तो एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन ये कि हैप्पीनेस को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग हम हैप्पीनेस को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मोरल और इंटेलेक्चुअल वर्च्यू के थ्रू अचीव कर सकते हैं। मोरल मोरल और इंटेलेक्चुअल वर्च्यू के थ्रू। अब इन सब की जो बात है, हाईएस्ट गुड, हैप्पीनेस, वर्च्यू, ये मोरल वर्च्यू होता है, इंटेलेक्चुअल वर्च्यू होता है। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये कौन सी बुक में यूज़ किए हैं, तो ये आपको याद कर लो, निकोमेनियन एथिक्स वाली बुक में इसमें यूज़ किए गए हैं। अब ये मोरल वर्च्यू और इंटेलेक्चुअल वर्च्यू का हिंदी आप यहाँ पे देक सकते हो। तो अजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, सार्तोरी ने मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में बताया था, एनालिसिस किया था। और सार्तोरी ने पॉलिटिकल पार्टी को 4 टाइप में बांटा था, कैकेकस, ब्रांच, सेल और मिलिशिया। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि सार्तोरी ने मल्टी पार्टी सिस्टम का एनालिसिस किया था, ठीक है। लेकिन ये जो 4 टाइप्स है, कैकेकस, ब्रांच, सेल और मिलिशिया, ये सार्तोरी ने दिए थे क्या, तो गलत, ठीक है। ये आपको, तो ये सार्तोरी के नहीं है, ये डुवर्जर के हैं, ठीक है। याद रखना, अगली बार से अगर क्वेश्चन आता है तो डुवर्जर होगा इसका करेक्ट आंसर, ना कि सार्तोरी। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट है। इसमें तो अजर्शन रीजनिंग ढूंढना भी नहीं पड़ा, ऑप्शन ही गलत निकल गया। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल से मिलके स्टेट बना है, ठीक है। ये बोल रहा है बिकॉज, अगर लगाएं, द वर्च्यूज फाउंड इन एन इंडिविजुअल आर फाउंड इन द लार्जर फॉर्म ऑफ द स्टेट। क्योंकि जो इंडिविजुअल का वर्च्यू होता है वही स्टेट का वर्च्यू होता है। अगर सारे इंडिविजुअल अच्छे हैं तो स्टेट भी अच्छा होगा, इंडिविजुअल बुरा है तो स्टेट भी बुरा होगा। तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि स्टेट कैसा होगा। तो ये इसलिए वो प्लेटो बोलता था कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, मतलब इंडिविजुअल को ही अगर हम बड़ा कर दे तो स्टेट बन जाता है। तो इस देखो एकदम करेक्ट रीजन बन रहा है इसका, दोनों का मीनिंग सेम है, इस लाइन का मीनिंग ही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट होगा ऑप्शन 1। दिस इज योर हिंदी क्वेश्चन। एजर्शन रीजनिंग, गांधी जो थे पंचायती राज सिस्टम को सपोर्ट करते थे क्योंकि उनको लगता था कि पंचायती राज सिस्टम से बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, शासन करना, प्रशासन अच्छा हो जाएगा। और अंबेडकर जो थे वो पंचायती राज सिस्टम के खिलाफ थे क्योंकि वो बोलते थे कि पंचायती राज सिस्टम जो है बहुत रिप्रेसिव होता है, ऑप्रेसिव होता है। एक तरफ गांधी की बात हो रही है, एक तरफ अंबेडकर की बात हो रही है। क्या दोनों सही हैं? पहली बात तो सही है। क्या कोई कनेक्शन बन रहा है? तो नहीं। एक तो दो फैक्ट्स है ना अलग अलग, तो ऑप्शन 2 सही होगा आपका। अब यहाँ पे देख लो, रिप्रेसिव और ऑप्रेसिव का हिंदी में आप ये मीनिंग देख सकते हो, दमनकारी और उत्पीड़नकारी। रिप्रेसिव और रिप्रेसिव मतलब एक तरीके से दबाना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि रॉबर्ट नॉजिक नेगेटिव लिबर्टी के थिंकर है बेसिकली, तो यस, रॉबर्ट नॉजिक नेगेटिव लिबर्टी के थिंकर है, नियो लिबरल थिंकर में ये आते हैं। मैंने आपको बताया था ना, ये क्लासिकल लिबरल होता है, एक मॉडर्न लिबरल होता है, एक नियो लिबरल होता है। क्लासिकल और जो नियो लिबरल थिंकर्स हैं वो सारे नेगेटिव लिबर्टी के, बस एक मॉडर्न लिबरल जो है वो पॉजिटिव आते हैं, इसमें टी.एच. ग्रीन और लास्की वगैरह ये सब आते हैं। रॉबर्ट नॉजिक जो है इसको भी मैंने ट्रिक से याद कराया हुआ है, अगर आप देख लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जो जब पहला लेक्चर था CUT-PG का उसमें भी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिसमें आपको लिबर्टी के सारी चीज़ें ट्रिक से याद हो जाएंगी। रॉबर्ट नॉजिक का क्या कहना था? द प्राइमरी थ्रेट टू लिबर्टी इज द इम्पोजिशन ऑफ ऑब्लिगेशन टू विच वन हैज़ नॉट कंसेंटेड। तो लिबर्टी का सबसे पहला या सबसे इम्पॉर्टेंट थ्रेट क्या है? लिबर्टी को सबसे ज़्यादा डेंजर किससे है, थ्रेट किससे है? तो किससे है कि जब आप पे किसी प्रकार का ऑब्लिगेशन लगा दिया जाए और आपसे कंसेंट भी ना लिया जाए। आप पे क्या कर दिया, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और आपका उन्होंने क्या मत भी नहीं लिया। कंसेंट होता है आपका मत। तो ये सबसे ज़्यादा थ्रेट है ना हमारी लिबर्टी को, कि हमारी बिना मर्जी के हम पे थोपा जा रहा है बेसिकली। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो रॉबर्ट नॉजिक है वो नेगेटिव लिबर्टी के थिंकर है। देखो, नेगेटिव लिबर्टी के थिंकर कौन थे? जो स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे कि स्टेट हमारे काम में दखल अंदाजी करे। और यहाँ पे भी सेम बात हो रही है कि स्टेट, हम नहीं चाह रहे कि जो स्टेट है हमारी लिबर्टी को छीने, हमारे के ऊपर ऑब्लिगेशंस को इम्पोज करें। तो यही नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है, और इसलिए बोला जाता है कि रॉबर्ट नॉजिक जो है नेगेटिव लिबर्टी के थिंकर है, क्योंकि उन्होंने ये बात बोली थी। तो ये दोनों का ही आपस में जो रीज़न है वो सही बन रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। ये हिंदी में। अच्छा, पंचशील ट्रीटी किसके बीच में साइन हुई थी? इंडिया चाइना के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में हुई थी, ठीक है। इसके 5 प्रिंसिपल्स थे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की ट्रीटी है, उसमें से एक प्रिंसिपल ये था, प्रोवाइडिंग इक्वल स्पेस। ऐसा तो कोई प्रिंसिपल था ही नहीं भाई। 5 प्रिंसिपल्स आप रट लेना, एक बार ही जाओ गूगल पे 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील पढ़ो और उसको कहीं लिख लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हम एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो भी मुद्दा होगा हम कंसेंसस से सुलझाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पंचशील का ए तो राइट है, आर इज रॉन्ग, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्वेशन ऑफ अ स्टेट बिल फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। तो ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर
गवर्नर चाहे तो वो जो स्टेट बिल है वो रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, मतलब उसके अप्रूवल के लिए। तो गवर्नर जो कर सकता है कि अगर वो चाहे कि उसको कोई दिक्कत आ रही है तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए उस बिल को रिजर्व करके रख सकता है। और ये जो गवर्नर की जो पावर है ना कि वो बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए, असेंट के लिए, तो वो आर्टिकल 156 में है। नहीं, ये गलत लिखा है, आर्टिकल 200 में है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत था, तो 1 इज करेक्ट, आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन 3 सही आंसर। अब यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की डेफिनेशन लिखी हुई है कि जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा प्रोसेस है जो एग्जीक्यूटिव को रिस्ट्रिक्ट करता है, रिस्ट्रेन करता है, और लेजिस्लेचर को रिस्ट्रेन करता है फ्रॉम एक्सरसाइजिंग पावर विच में नॉट बी सैंक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है संविधान के खिलाफ जाते हैं तो उस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो बेसिकली लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की पावर को लिमिट करता है जुडिशियल रिव्यू, और ये आर्टिकल 12 में नहीं है, आर्टिकल 13 में है। तो ये सही, ये गलत, ऑप्शन 3 सही आंसर। दिस इज योर हिंदी। ठीक है, अभी रविंद्रनाथ टैगोर के इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर कुछ इवेंट्स है, उसको क्रोनोलॉजी में लगाना है आपको। तो सबसे पहले तो ये आएगा कि उन आवर रियल प्रॉब्लम इन इंडिया इज़ नॉट पॉलिटिकल, इट इज़ सोशल। ठीक है, तो ये आपको बस इंग्लिश भी अगर आपकी थोड़ी अच्छी है या हिंदी आपकी अच्छी है, हिंदी में भी क्वेश्चन क्योंकि लिखा हुआ है, तो आप इसको बस अरेंज कर सकते हो कि पहले बार सबसे पहले तो रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि इंडिया की जो रियल प्रॉब्लम है वो पॉलिटिकल नहीं है, वो सोशल है। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स जो है, क्योंकि पॉलिटिकल क्यों नहीं है, तो पॉलिटिकल क्यों नहीं है यहाँ पे ए में दिख रहा है, पॉलिटिक्स इन द वेस्ट हैव डोमिनेटेड वेस्टर्न आइडियल्स एंड वी इन इंडिया आर ट्राइंग टू इनिशिएट यू। तो वेस्ट की जो पॉलिटिक्स है उन, क्योंकि वहाँ पे तो वेस्टर्न आइडियल्स है और इंडिया में जो है वेस्टर्न आइडियल्स फॉलो नहीं हो सकते, तो बी, फिर ए, फिर आएगा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इंडिया हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ रेस, और हमेशा से ही इंडिया में रेस की प्रॉब्लम रही है, इसलिए ईच नेशन मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ इट्स मिशन, इसलिए हर नेशन को अपने मिशन को लेके कॉन्शियस होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं, ट्रिकी होते हैं, और बहुत रेयर चांसेस है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो। ठीक है, लेकिन फिर मैंने इसका आंसर देख लिया, इसका आंसर होगा बी ए डी सी। ये हिंदी में आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये देखो। ओके, यहाँ पे कि आपको भारतीय राष्ट्रवाद पर रविंद्रनाथ टैगोर के जो विचार हैं उनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। ये आपके हिंदी में 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और करेक्ट आंसर ये आपका। फिर कार्ल मार्क्स का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, बेस और सुपर स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये जंबल वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपको आता था ना पहले कि आपको एक कॉम्प्रिहेंशन सॉरी, ये जंबल वर्ड्स में लिखा जाता था और सेंटेंस फॉर्मेशन करना होता था। तो बेसिकली आपको सेंटेंस फॉर्मेशन ही करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी पता तो आप इजीली कर पाओगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ए बी सी। इन सोशल प्रोडक्शन ऑफ लाइफ मैन एंटर इनटू डेफिनेट रिलेशन, पहले तो सोशल प्रोडक्शन की बात की, फिर रिलेशंस आर इंडिस्पेंसिबल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ देयर विल। तो यहाँ पे जब प्रोडक्शन की बात हो रही है और अब यहाँ पे ये एंड कहाँ हो रहा है, सेंटेंस रिलेशन से एंड हो रहा है, तो यहीं पे आप रिलेशन कौन से रिलेशन, तो आप वो सेकंड स्टेटमेंट में समझाओगे। फिर रिलेशंस जो है, एक रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन होता है, एक रिलेशन ऑफ ये होते हैं अपना कंजप्शन होते हैं, जो ये आपस में कॉरस्पॉन्ड करते हैं टू अ डेफिनेट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ देयर मटेरियल प्रोडक्टिव फोर्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने हमने रिलेशंस बताए 2 तरीके के, इंडिपेंडेंट और इंडिस्पेंसिबल, और फिर यहाँ पे रिलेशंस के प्रोडक्शन के रिलेशंस बता दिए। ठीक है, लास्ट में हम सम टोटल कर देंगे कि जितने भी रिलेशन, अब यहाँ पे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात हुई तो ये एंड भी इसी से होगा, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात यहाँ पे हुई, एंड कंस्टिट्यूट द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी द रियल फाउंडेशन ऑफ गिवन सोसाइटी। ठीक है, सम टोटल हम आखिरी में करते हैं ना पहले सबको मिला के, तो थोड़ा सा इंग्लिश लगाएंगे और कॉम्प्रिहेंशन में आपका आंसर ये सेंटेंस फॉर्मेशन का निकल जाएगा। अब तो शायद ऐसे क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो ये 23 का मतलब बहुत पुराना तो नहीं। और ये आपका हिंदी में, अगर आपसे इंग्लिश में सॉल्व ना हो तो हिंदी में एक बार क्वेश्चन देख लेना, तो बहुत सॉल्व हो जाएगा, ईजी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके देखो बहुत सारे आए हुए हैं 23 में, और इस बार भी रिपीट चांसेस हैं कि आपके ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हों। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसका महात्मा गांधी ने सिविलाइजेशन के बारे में क्या क्या चीज़ें बोली थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें द पीपल ऑफ यूरोप टुडे लिव इन बेटर बिल्ड हाउसेज देन दे डिड 100 years ago, तो दिस इज कंसिडर्ड द एम्बलम ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आएगा कि दिस सिविलाइजेशन टेक्स नोट नाइदर ऑफ मॉरलिटी नॉर रिलीजन। ठीक है, ये सिविलाइजेशन जो है मॉरलिटी और रिलीजन के बारे में नहीं है, ये फिर किसके बारे में, ये सिविलाइजेशन है हमारे पेशेंट्स के बारे में। ठीक है, जो लोगों में आज के टाइम पे बचा नहीं है और वो पेशेंस डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, इसलिए जो सिविलाइजेशन है वो एक इनक्योरेबल डिसीज़ बन चुका है, क्योंकि पेशेंस खत्म होता जा रहा है, इसलिए ये एक इनक्योरेबल डिसीज़ बन चुका है। तो सी ए डी बी इसका राइट आंसर होगा। सी ए डी बी देखते हैं किसमें, कि आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है,
तो इसको ऐसे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने से आएंगे, थोड़ा बहुत इनके विचारों को रटने से आएंगे, हिंदी में आप ये देख सकते हो। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 पे हम आ चुके हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन यूनियन को पहले किसने ज्वाइन किया, फिर किसने ज्वाइन किया। जैसे कि मैंने बोला ईयू बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयू की पूरी हिस्ट्री में आपको अलग से वीडियो में करवाने वाली हूँ, तो इस क्वेश्चन को रटने की या याद करने की जरूरत नहीं है। वो वीडियो जब बनेगी उसमें आपको सारे लाइफ इवेंट्स ईयू के सबके याद हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक कंट्रीज भी तक भी याद हो जाएंगी। वैसे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है CADB, ग्रीस, देन स्पेन ज्वाइन हुआ था, देन बुल्गारिया, देन क्रोशिया। ठीक है, तो अगर आपको लिखना भी है तो इसको लिख लो कहीं अपनी कॉपी में, एक सेकेंड, ये क्या था इसका फोर्थ ऑप्शन है ना, CADB, हाँ CADB। तो सी आपका GSBC से ऐसा कुछ शॉर्ट फॉर्म बना लो और इसको एक एक कंट्री का नाम याद रख लो। वैसे तो इसमें और भी कंट्रीज है, तो सब एक साथ ही याद कर लेंगे जब ये वीडियो बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, तो आप मेरे IR की प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो उसमें मैंने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ये सारी तो कराई है, इसके अलावा और जितनी है सबके ईयर्स और हेडक्वार्टर याद करा रखे। तो अगर के ईयर याद होंगे तो क्रोनोलॉजी में लगाना ईजी होगा। तो आपको पता है आसियान का ईयर तो सबको पता ही है, 1996 में। EU का बना था 1993 में। UN का सबसे ईजी है 1945। सार्क कब बना था फिर, सार्क 1985 में बना था। और नाम हमारा जो सबसे पहले जब नाम की सबमिट हुई थी बेलग्रेड में हुई थी वो 1961। ठीक है, ये 45 है। अब इसको बस ईयर काउंटिंग तो आती है ना, काउंटिंग के हिसाब से इनको लगा लो, आपका आंसर निकल जाएगा। ये तो कुछ ऐसे ईयर्स है जो आपको रटने ही रटने हैं। ठीक है, इनके लिए कोई ट्रिक्स नहीं है, इसको बस याद करने का एक ही तरीका है। जैसे सार्क में 8 मेंबर्स है तो 8 हो गया। तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, इनको आपको बस क्रोनोलॉजी में लगाना है, मतलब काउंटिंग आनी चाहिए आपको इसके लिए। और इस आर्टिकल कौन सा आर्टिकल किस में ये पता होना चाहिए। तो ये फंडामेंटल राइट्स आपको सारे रटे हुए होने चाहिए कि पहला कौन सा, कौन फिर दूसरा, फिर कौन सा, और विद नंबर्स। ठीक है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नंबर्स नहीं भी पता फिर भी आपको पता नहीं कि पहले राइट टू इक्वालिटी वाले सारे आर्टिकल आएंगे, फिर राइट टू फ्रीडम वाले आर्टिकल आएंगे। तो अगर आप इसको देखो तो फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन किसका होगा, तो आर्टिकल ही 25 में आता है हमारा। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन वाले हमारे लास्ट में है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ वाला अगर देखें तो ये मेरे को रटे हुए हैं, 29 है ये आपका। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज प्रोहिबिशन। ठीक है, तो ये वाला आपका हो जाएगा, ये था 24 है, हाँ 24 है आई गेस। देन यहाँ पे आपका ये आपका 20 है। ठीक है, तो ये आपको इसको बस लगा लेना, 20 पहले आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, 24 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 29 आएगा, हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसको मैं अलग से वीडियो में फंडामेंटल राइट्स को भी ट्रिक से याद करा दूंगी, नॉट टू वरी। लेकिन अगर आपको कोई और वीडियो मिलता है यूट्यूब पे जिसमें आपको अगर सर्च करके देख लो फंडामेंटल राइट पे ट्रिक्स, अगर उनकी किसी की ट्रिक अच्छी आती है तो वहाँ से पढ़ लो, अदरवाइज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या आप हिंदी में भी क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फिर देखो आपके एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गया फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है, तो मैंने आपको बोला ना इसकी थीम्स हैं, थीम्स के अंदर बहुत सारे आर्टिकल है। जैसे राइट टू इक्वालिटी के जो आर्टिकल है वो 14 से 18 तक आते हैं। तो सबसे पहले आपका राइट टू इक्वालिटी आएगा। राइट टू फ्रीडम के अंदर ही हमारा राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21 है ना, तो फिर वो आएगा। तो सबसे पहले D, फिर C, फिर B, फिर A, फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज आपका आर्टिकल 32 जो रिट्स की बात करता है ना वो। तो ये आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ये हिंदी में, जिसको हिंदी में देखना है ये देख सकते हैं। फिर ये 2 स्टेटमेंट है, कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है, क्या दोनों ही करेक्ट है वो बताना है। तो पार्टी जो अलायंसेज है 1990s के बाद से, जो पार्टीज जो आपस में गठबंधन कर रही थी, अलायंस बना रही थी, हैव बीन ऑन टेरिटोरियल कंपैटिबिलिटी देन आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी। तो ये जो अलायंसेज बन रहे थे वो टेरिटरी के बेस पे बन रहे थे, ना कि आइडियोलॉजी के बेस पे, 1990s के बाद से। और दूसरा बीजेपी का जो अलायंस बना 1998 में बना, बीजेपी ने एनडीए की जो सरकार बनाई 1999 में, फिर 2004 में, फिर 2009 में, वर नॉट टेरिटोरियली कंपैटिबल। तो ये टेरिटरी के बेसिस पे नहीं बनाई थी, ये बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट ये बोल रही है कि इन्होंने टेरिटरी के बेसिस पे अलायंस नहीं बनाया था। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आइडियोलॉजी के बेसिस पे बनाया था। तो ऐसे नहीं था, ये आइडियोलॉजी के बेसिस पे नहीं था, सिर्फ टेरिटोरी के बेसिस पे भी था, टेरिटरी के बेसिस पे भी था। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये सही है। ये बहुत डीप में क्वेश्चन पूछ लिया गया, इतना किसी को पता भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो हम कॉमन सेंस से सही कर सकते थे। ये आपका हिंदी। अब प्लेटो का ये एक कोट लिखा हुआ है कि जो प्लेटो बोलता है कि जो स्टेट है वो एग्जिस्टेंस में आया था ओरिजिनेटिंग इन द बेयर नीड्स ऑफ द लाइफ। तो स्टेट का जो सबसे पहले जो ओरिजिन हुआ था वो इसलिए हुआ था कि वो लाइफ जो हमारी नीड्स है, बेयर नीड्स मतलब बहुत जो बेसिक नीड्स है ज़िंदगी की, उसको पूरा करने के लिए स्टेट आया था। और फिर स्टेट एग्जिस्ट कंटिन्यू किया, स्टेट ने एग्जिस्ट किया मतलब कंटिन्यू किया एग्जिस्ट करना फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ के लिए। ठीक है, तो ये प्लेटो का स्टेटमेंट है। फिर ये प्लेटो का नहीं है, पहली बात तो ये गलत हो गया। देन मैकियावेली ने जो प्रिंस लिखा है, कंसिडर दैट द पावर विच हैज़ अथॉरिटी ओवर मैन इज द स्टेट।
तो मैकियावेली ने अपनी जो बुक है द प्रिंस, उसमें ये बोला है कि जो पावर है हैज़ अथॉरिटी ओवर मैन। ठीक है, जो एक शक्ति है जो मैन को कंट्रोल करती है, और वो शक्ति कौन है? वो है शक्ति, वो पावर किसके पास है? स्टेट के पास। मतलब ये बोलना चाह रहा है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत। सो दिस इज योर क्वेश्चन इन हिंदी। ठीक है, अब आपकी दो स्टेटमेंट दी हुई है। रॉबर्ट मिशेल ने आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की के दिया था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जिसका मतलब ये होता है कि रूलिंग एलाइट जो है डोमिनेट करता है, मैंने आपको बताया भी था। तो ये सही है। मॉरिस डुवर्जर जो है सिंपल मेजोरिटी सिंगल बैलेट सिस्टम को फेवर करते हैं, और ये बोलता है कि जो सॉरी ये फेवर नहीं करते, ये बोलते हैं कि जो सिंपल मेजोरिटी सिंगल बैलेट सिस्टम है वो टू पार्टी सिस्टम के को फेवर करता है। मतलब जब जहाँ पे टू पार्टी सिस्टम होता है ना, तो टू पार्टी सिस्टम में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है? जहाँ पे टू पार्टीज होती हैं वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी सिंगल बैलेट सिस्टम फॉलो होता है। ऐसा मॉरिस डुवर्जन ने बोला है अपने लॉ वाले कॉन्सेप्ट को समझाते टाइम। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, रटने वाला क्वेश्चन है। अगली बार से हो सकता है कि इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट आ जाए और इससे एक नया क्वेश्चन बन जाए, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को याद कर लेना, कहीं लिख लेना। ये हिंदी मीडियम की स्टेटमेंट यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है ग्लोबल जस्टिस की जो थ्योरिस्ट हैं, एक ग्लोबल जस्टिस का थ्योरिस्ट थॉमस पॉगी है सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है एंड द स्टेट आर सेंट्रल टू एनी थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस की कोई भी थ्योरी हो उसमें हम हमेशा सेंटर में ह्यूमन को रखते हैं, सेंटर में ह्यूमन को रखते हैं, मतलब ह्यूमन को मद्देनजर रखते हुए हम जस्टिस, ग्लोबल जस्टिस देते हैं। ठीक है, तो ये सही है। देन थॉमस पॉगे रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्री कंडीशन फॉर जस्टिस एट ग्लोबल लेवल। नो, ही डजंट रिजेक्टेड, ही एक्सेप्टेड कि हाँ, इंस्टीट्यूशनल जो है एक इंपॉर्टेंट प्री कंडीशन है। अगर हमें ग्लोबल लेवल पे जस्टिस को पहुंचाना है तो इंस्टीट्यूशंस तो होने ही चाहिए ना। इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो ग्लोबल लेवल तक जस्टिस कैसे पहुंचेगा? कोई ना कोई तो इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन होगा जो जस्टिस को ग्लोबल लेवल तक लेकर जाएगा। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, ना कि रिजेक्ट। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, इसलिए तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट और सेकंड इनकरेक्ट। अगर एक्सेप्ट लिखा होता तो ये सही होता, जिसको आप इंस्टीट्यूशंस को देखो हिंदी में संस्थान बोलते हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट वेव आई थी डेमोक्रेसी की वो आई थी 1828 से लेकर 1926। पहला फैक्ट यहीं के यहीं याद करना है। नियरली 30 कंट्रीज थी इसमें, जिसमें जर्मनी था, और इस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, इन सब ने मिलके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की थी। अब ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, नहीं पता होता आई नो, लेकिन अब पता होना चाहिए। अब PYQ में आ चुका है तो एटलीस्ट याद कर लो कि 30 कंट्रीज थी और जिन्होंने फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी लेकर आया था। इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि हमें वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी भी करनी है। तो ये आपका होमवर्क है, वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी पे आप नोट्स बनाओगे। देन फर्स्ट वेव ऑफ जो डेमोक्रेसी थी वो पार्शियली रिवर्स हुई, तो डेमोक्रेसी की वेव आती है फिर वापस चली जाती है। ठीक है, और ये होता है 1922 से लेकर 1942 के बीच में, जर्मनी और इटली में। जर्मनी और इटली में पहले डेमोक्रेसी आई, फिर डेमोक्रेसी वापस चली गई। ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपकी सही हैं। आर्टिकल 226 बहुत ईजी है। आर्टिकल 32 किसके बारे में है? सुप्रीम कोर्ट की रिट्स के बारे में। तो आर्टिकल 226 किसके बारे में है? हाई कोर्ट की रिट्स के बारे में। कहाँ लिखा है? यहाँ पे ये लिखा। ठीक है, ये दो तो ऐसे आर्टिकल है जो रटे हुए होने चाहिए एटलीस्ट। कम से कम आपको फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब तो अच्छे से आनी चाहिए। और ये तो क्योंकि दोनों में ही रिट्स आता है, तो आपको ये 226 तो हमने, मतलब जब हम 11th-12th में भी थे या 10th में भी या 9th में भी हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, तो ये बहुत पुराना आर्टिकल है, सबको पता होता है। जो पॉपुलर डेमोक्रेसी होती है वो एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, और उसमें फैक्शनल और सेक्शनल डिविजन्स होते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है गलत है। पॉपुलर डेमोक्रेसी एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, जो मतलब पॉपुलर मतलब जो पीपल बेस्ड होती है, तो जो यहाँ पे लोगों का शासन होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और यहाँ पे फैक्शनल और सेक्शनल डिवीजन नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 2 सही होगा इस केस में। तो ये लोकप्रिय लोकतंत्र एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक रूप है। ये गुटीय या विक्रिय आयाम की पूर्व कल्पना करता है। ये दोनों ही असत्य है। अब ये कुछ प्रतिनिधित्व जो होते हैं ना, डेमोक्रेसी प्रतिनिधित्व वाली डेमोक्रेसी होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एक बार मेरे को इसका हिंदी नहीं पता, मैं बता देती हूँ। हाँ, प्रतिनिधिक लोकतंत्र जिसको हम बोल रहे हैं, ये हिंदी में देख लो, ऑप्शन है आपके पास। आप को वीडियो पॉज करके सोच सकते हो अपना सही आंसर। एक बार हम इंग्लिश PDF में चलते हैं और देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि हाफ ऑफ दोज वोटिंग। ऑब्वियसली ये तो बहुत ईजी है, सिंपल मेजोरिटी का मतलब यही होता है। देन ब्लॉकिंग माइनॉरिटी जो होती है वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे माइनॉरिटी इज एबल टू प्रिवेंट अ प्रपोजल फ्रॉम पासिंग। तो ब्लॉकिंग माइनॉरिटी का मतलब है कि माइनॉरिटी में इतनी शक्ति है कि वो कोई प्रपोजल को पास होने से रोक पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम ब्लॉकिंग माइनॉरिटी बोलते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में होता है। क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक इकलौती डेमोक्रेसी है जिसमें मेजॉरिटी को भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है और माइनॉरिटी को भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है।
ठीक है, सो ये भी सही। देन एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब होता है कि मोर देन हाफ ऑफ दोज एंटाइटल्ड टू वोट, मतलब जितने लोगों के पास वोट करने का अधिकार है, ठीक है, उससे हमने हाफ, मतलब हाफ से भी ज़्यादा, मतलब 51% हमने वोट दिलवाए हैं, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जीता है। ठीक है, देन क्वालिफाइड मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइड मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि मोर देन अ सिंपल मेजोरिटी विच इज टिपिकली टू थर्ड। क्वालिफाइड मेजोरिटी का मतलब होता है टू थर्ड मेजोरिटी। ठीक है, तो ये भी सही है। ई कॉन्कोनेंट मेजोरिटी इंडिकेट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स बट डू नॉट नेसेसरली अ मेजोरिटी। तो कॉन्कोनेंट मेजोरिटी का मतलब है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स आए लेकिन वो मेजोरिटी नहीं होती, तो उसके नाम में ही मेजोरिटी आ रहा है, तो वो मेजोरिटी क्यों नहीं होती भाई? वो होती है मेजोरिटी। तो ये ई तो गलत हो गया, ABCD आपका सही आंसर होगा। इसमें देखते हैं ABCD, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नर के बारे में है। गवर्नर जो है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पावर होल्ड करता है, ये तो बहुत यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, तो सही है। गवर्नर की जो मिनिमम एज होती है वो 30 ईयर्स होती है, तो ये गलत। और इसका देखो, जब मैं बोलती हूँ ना कि PYQ आता है, तो PYQ अंदर ही एक आपने का फ्यूचर PYQ छुपा होता है। ठीक है, फ्यूचर आने वाला मतलब क्वेश्चन पेपर। तो गवर्नर ने प्रेसिडेंट के अंदर अपना ऑफिस होल्ड करता है। ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता। ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 156। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 30 नहीं है तो फिर असली क्या है? 35 साल होती है। ठीक है, तो 35 साल मानी गई है, ये आर्टिकल 157 में लिखी हुई है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको रेंज तो याद होनी चाहिए कि गवर्नर के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, चाहे ये ना पता हो कि किस आर्टिकल में क्या है। तो फिर प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को ओथ दिलवाता है। गवर्नर को शपथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट दिलवाता है। तो ये गलत है। चीफ जस्टिस दिलवा, जो चीफ हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है ना उस टाइम पे, ठीक है, वो दिलवाता है शपथ, ना कि प्रेसिडेंट। तो ये भी गलत। तो अब सही वाला भी याद रख लो साथ साथ, चीफ जस्टिस दिलवाता है। ठीक है, 35 साल होता है। फिर गवर्नर के पास ये पावर है, एक सेकेंड, हाँ, गवर्नर के पास ये पावर है टू ग्रांट पार्डन, सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। ठीक है, तो पार्डनिंग पावर तो गवर्नर के पास है ही, ये तो हमको पता ही है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में पार्डनिंग पावर आती है? ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, चाहे बाकी दो याद रहे ना रहे, ये याद रखना। 161 गवर्नर की पार्डनिंग पावर को दर्शाता है। देन ई जो है आपका सेवंथ शेड्यूल जो है, सेवंथ शेड्यूल नहीं, सॉरी, क्या लिखा है? सेवंथ अमेंडमेंट। हाँ, सेवंथ अमेंडमेंट हुआ था आपका, उसमें ये बोला गया था कि जो स्टेट्स हैं टू शेयर द एम्यूलमेंट्स एंड अलायंसेज ऑफ द गवर्नर इन केस द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ टू स्टेट। अगर एक ही बंदे को दो स्टेट्स, दो या दो से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बना दिया जाए, तो ये जो बात थी कि एक ही गवर्नर दो से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बन सकता है, दो स्टेट्स का गवर्नर बन सकता है, नॉट दो से ज़्यादा, तो ये सेवन्थ अमेंडमेंट में बोला गया था। तो ये भी सही है, A, D और E। तो ये आपका हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है। अभी आपका लीगल इक्वालिटी से रिलेटेड स्टेटमेंट है। पहले तो लीगल इक्वालिटी जो है वो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बाय लॉ की बात नहीं करता। ठीक है, कि लॉ के सामान जो है सब इक्वल है, ये उसको गारंटी नहीं करता। अब आपको देखने से लगेगा कि नहीं यार, लॉ की नज़र में तो सब इक्वल है, इसी को लीगल इक्वालिटी बोलते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि लॉ की नज़र में सब, हाँ, मान ठीक है इक्वल है, लेकिन कुछ लोग अनइक्वल भी तो हैं जिनको अफर्मेटिव एक्शन देने की बात होती है लॉ में, है ना। तो देखने से तो ये सही लगेगा, लेकिन ये प्रॉपर जो इसका है ये सही, मतलब ये सही है। ठीक है, लेकिन आपको लगेगा ये गलत है कि नॉट गारंटी लिखा है, लेकिन ये सही है कि वो गारंटी नहीं देता कि सब लॉ के आगे हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। और सी जो आपका बी जो है वो गलत है, कि रूल ऑफ लॉ को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। द लीगल इक्वालिटी जो है एक सिविल सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये सही है। ये सिर्फ स्पेशल प्रिविलेजेस को पॉलिश करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या लिखा है? कैन नॉट बी द बेसिस फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशन, ये ऐसा भी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशन को अपना आधार लेकर चलता है। तो ये तो गलत हो गया। तो आपसे ट्रू पूछा था, तो ट्रू तो ये दो ही हैं, A और C। तो क्वेश्चन ऑप्शन 2 सही होगा आपका। ये 4 ऑप्शन थे वैसे आपके। हिंदी में दिखाऊं, एक सेकेंड, कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, हिंदी में आपको देखो और अच्छे से समझ आ जाएगा जो वहाँ पे समझ नहीं आया। ठीक है, कोई इंग्लिश में अगर आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ ये समझ आ जाएगा। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन और बचे हैं, 100 है टोटल ना। तो 10 क्वेश्चन जो है, जब मैं आपको 2024 के PYQ करवाऊंगी, तो 2024 के PYQ से पहले आपको 2023 के जो PYQs हैं, ये 10 क्वेश्चन उसी में कवर करवा दूंगी। फिर उन 10 क्वेश्चन को कवर करने के बाद हम 2024 में चलेंगे। आज ऑलरेडी 1.5 घंटे का लेक्चर हो चुका है और इतना काफ़ी है। ठीक है, 10 क्वेश्चन हम बाद में कवर कर लेंगे, या फिर इसका ऐसा करेंगे कि पार्ट 2 बना के सिर्फ 10 क्वेश्चन का पार्ट 2 बना लेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू कमेंट, शेयर एंड लाइक द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।